एवरीवन, मेरा नाम है सुधांशु दुबे और एक बार फिर हाजिर हूं आज संजीवनी जेई लेक्चर नंबर 19 के अंदर केमिकल बॉन्डिंग का ये लास्ट लेक्चर होने वाला है बच्चों। अगर हम बात करें 11th का, अगर आप पोर्शन उठा के देखेंगे तो हर एक पोर्शन को मैंने बहुत तरीके से कवर किया है। जो केमिकल बॉन्डिंग एनसीईआरटी, माता रानी, गीता, बाइबल, कुरान, जो भी पूछा जाए तो माई बाप के अंदर लिखा हुआ है ना। तो अब इसके बाद से हम यहाँ पे आगे चलने वाले हैं। आगे जरा गौर से यहाँ पे देखिएगा बेटा। सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? तो बेटा मैंने जैसे आपको बताया था, वीक फोर्सेस हमने चालू किया था। वीक फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्ड एक कैटेगरी होती है और एक कैटेगरी होती है बेटा डाइपोल बेस फोर्सेस। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डाइपोल बेस फोर्सेस के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट जो अपना होने वाला है दैट इज द लास्ट थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग नेम एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जी हां साहब, आज सफर और केमिकल बॉन्डिंग के सिनेमा पे अंतिम पर्दा गिर जाएगा। खैर शुरुआत करते हैं। यहां पे सबसे पहली चीज समझिएगा बेटा, वीक फोर्सेस जैसे मैंने क्लासिफाई किया था, वीक फोर्सेस बेटा दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से सर? एक होता है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और दूसरा कौन सा होता है सर? तो दूसरा होता है बेटा डाइपोल बेस फोर्सेस। ये दो तरह के क्या है? वीक फोर्सेस हैं। कोई बोले वीक फोर्स कितने तरह का है, तो आप कहना दो तरह का। वन इज योर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड वन इज योर डाइपोल बेस फोर्सेस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर बोला जाए कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर वीक फोर्स कौन सा है? दोनों वीक फोर्स हैं, लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है? तो जवाब आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है थोड़ा तगड़ा होता है कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू डाइपोल बेस फोर्सेस। ये वीक फोर्सेस दो बातों पर निर्भर करते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर वेट और एक होता है बेटा सरफेस एरिया। एक तो मॉलिक्यूलर वेट यानी कि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना ज्यादा है, उसका मॉलिक्यूलर भार कितना ज्यादा है, और दूसरी चीज उसका एरिया कितना ज्यादा है। ठीक है, तो सरफेस एरिया। तो वीक फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई कैन राइट दैट वीक फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो। ये डाइपोल बेस्ड फोर्सेस जो हैं ये कितने तरह के हैं? तो ये जो डाइपोल बेस्ड फोर्सेस होते हैं बेटा, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक जगह जहां आयन का इन्वॉल्वमेंट हो, आयन इन्वॉल्व हो, क्या हो? आयन इन्वॉल्व हो, ठीक है। और दूसरी जगह अगर मैं बात करूं तो विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन। दो तरह के होते हैं, एक जगह आयन इन्वॉल्व होता है और दूसरी जगह आयन इन्वॉल्व नहीं होता है। अब जरा गौर से समझो कि ये डाइपोल का मतलब क्या होता है। तो चलो मैं तुमको पहले समझाता हूं। जैसे कि समझो ये ऑक्सीजन है बेटा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है ना। अब समझने की कोशिश करना, ये बॉन्ड के अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए, बोलो हाँ या ना? इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लगाए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा कि अगर मैं कहता हूं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज 3.5 होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा? 2.1 होती है। अब समझने की कोशिश करना, ये क्या करेगा? ये अपनी तरफ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। पक्की बात है, खींचेगा, तो ये कंफर्म है, खींचेगा। जब ये बेटा इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, को अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है ना। तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा, खींचेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये खींचेगा तो समझने की कोशिश करना, ये ऑक्सीजन है और ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये इनका ऑर्बिटल है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? किसके न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे? दैट इज ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होंगे। जब ये थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट होंगे तो यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां क्या आएगा? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। पार्शियल मतलब होता है आधा अधूरा। अगर यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव आता तो हम उसे क्या बोलते हैं? कि पूरा पूरा। समझ रहे हो? पूरा पॉजिटिव यहां आता, पूरा पॉजिटिव वहां आता। अभी चूंकि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ये खींच रहा है तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव मतलब आधा अधूरा चार्ज पॉजिटिव इस पे आ रहा है और आधा अधूरा चार्ज नेगेटिव उस पे आ रहा है। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने अपना ऑर्बिटल छोड़ के भगे नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल छोड़ के भगे नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है? वो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुए हैं। तो जब ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की तरफ शिफ्ट हुए हैं तो उसी घर के अंदर है, तो उसी ऑर्बिटल के अंदर, ऐसा तो है नहीं कि ऑर्बिटल छोड़ के भाग गए, उसी ऑर्बिटल के अंदर है। बस ये है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी औकात ज्यादा है उसकी तरफ क्या कर गए? वो शिफ्ट कर गए। तो जब शिफ्ट कर गए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आया? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जरा गौर से सुनो,
पोल मतलब होता है पोलर, इस पोलर वर्ड जो होता है, पोलर का मतलब होता है चार्ज। पोलर का मतलब क्या होता है? चार्ज। समझ रहे हो? और पोलर वर्ड से ही क्या लिया गया? पोल लिया गया है ना, समझने की कोशिश करना। तो यहां पे एक पॉजिटिव पोल बन रहा है, यहां नेगेटिव पोल बन रहा है, यानी कितने पोल बन रहे हैं टोटल? तो 2 पोल बन रहे हैं। डाईपोल हम इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाईपोल। अब डाईपोल जो क्रिएट होता है 2 वजहों से क्रिएट होता है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। पहले यहां पे सुनो, मैंने कहा कि मान लो ये एक एक्स है और ये एक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया ये फ्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, ठीक है, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है। समझने की कोशिश करना, यानी कि ये दोनों सिमिलर स्पीसीज हैं। लेट सपोज जब इन्होंने बॉन्ड बनाया होगा, लेट सपोज मैं Br2 का केस ले लेता हूं, ठीक है, ये क्या है? ऑर्बिटल है। इन दोनों ने जब बॉन्ड बनाया होगा तो शुरू में कहां पर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन बीच में रहे होंगे। अब समझने की कोशिश करना, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक लिथियम आयन लिया। क्या लिया? लिथियम आयन ले लिया। ये क्या है? कंप्लीट पॉजिटिव है, तो लिथियम आयन मैंने कंप्लीट ले लिया है। अब देखो क्या करूंगा। अब बेटा मैं इसको लेके चला गया किसके पास? एक्स के पास लेके चला गया। किसके पास लेके चला गया? एक्स के पास, है ना। ये एक्स वो है जिसका ईएन क्या है बेटा? सिमिलर है। दोनों का ईएन क्या है बेटा? बराबर है ना। यानी कि इन दोनों में से जितने औकात से ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, उतने ही औकात से ये भी खींचेगा। अब समझने की कोशिश करना, मैग्नेट जब बचपन में तुम खेलते थे, समझ रहा हो मेरी बात को, अगर मान लो ये पॉजिटिव वो मैग्नेट है जिसको मैं करीब लेके जाऊं, तो ऑब्वियस है ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कैसा चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन सर नेगेटिवली चार्ज होता है। समझ रहा हो मेरी बात को? ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जैसे जैसे मैं इसको करीब लेके जाऊंगा, जैसे जैसे मैं करीब लेके जाऊंगा, ये क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पूरी तरीके से खींचेगा। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा? बोलो जल्दी। खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कंडीशन कैसी होगी? Li पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा सा ये किसकी तरफ चले आएंगे? एक्स ए कह देता हूं इसको और एक्स बी कह देता हूं इसको, ठीक है। यहां पे सॉरी एक्स और एक्स डैश कह देते हैं। चलो एक्स की तरफ आ जाएगा। एक्स की तरफ आया तो यहां पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आना शुरू होगा। पार्शियल डेल्टा है तो उसी ऑर्बिटल में, लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। कहां पे? उस ऑर्बिटल में थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। जैसे जैसे लिथियम आयन जिस साइड से ले जा रहा था उधर की तरफ वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ। जब शिफ्ट हुआ तो देखो क्या हुआ। यहां पे अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पे आ गया। जैसे ही यहां पे आया, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और यहां क्या आ गया? पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आ गया। यानी कि इस आयन ने इस नॉन पोलर स्पीसीज के अंदर, जिसकी पोलैरिटी पहले क्या थी? जीरो थी। जिसकी पोलैरिटी क्या थी? जीरो थी। इसमें पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। जैसे कि आपने कंघी लेके रगड़ा, ठीक है, बालों में, हेयर में कॉम को रगड़ा, रब किया, और उसके छोटे छोटे पीस आप पेपर के पास ले जाओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो वो क्या था? आयन। वहां पे अगर हम बात करें तो इंड्यूस पोलैरिटी थी। क्या थी? इंड्यूस पोलैरिटी। रब करने की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस हुई, और जब आप अट्रैक्ट कर रहे हैं किसको? पेपर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। समझने की कोशिश करो, यहां पे एक आयन ने इसके अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस कर दिया है, यानी कि इसको कहा जाता है आयन इंड्यूस्ड पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? आयन इंड्यूस्ड पोलैरिटी, ठीक है, आयन इंड्यूस्ड पोलैरिटी। समझने की कोशिश करना। तो एक होता है जो आयन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो रही है। दूसरी सुनो। अब मान लो बेटा मैंने कहा क्या, यहां पे समझने की कोशिश करना। डाइपोल क्या होता है? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन। ये लो मैंने क्या ले लिया, ये समझने की कोशिश करो। ये वाटर ले लिया, या फिर अल्कोहल ले लो, वाटर ले लो, अल्कोहल ले लो, ईथर ले लो, कीटोन ले लो, थायो, अगर मैं थायो ग्रुप कह रहा हूं थायो ग्रुप ले लो। तो यहां पे समझने की कोशिश करना, यहां पे बेटा, या फिर अमीन ग्रुप ले लो, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो। समझ रहा मेरी बात को? इनमें से कोई भी ले लो। अब मैं तुमसे अगर बात करूं कि एक बात मुझे बताओ, क्या ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? हाँ सर ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा अपनी तरफ? हाँ सर खींचेगा। तो यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आएगा? हाँ सर आएगा। यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। क्या अगेन दूसरी तरफ से भी खींचेगा? हाँ सर बिल्कुल खींचेगा। क्या यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव? यस सर। यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव? हाँ। तो ये मंगल ग्रह का, ये चांद का तो है नहीं वाटर, है ना? समझ रहा हो मेरी बात को? तो वहां तो पानी भी नहीं है। तो अब यहां पे समझने की कोशिश करो। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो समझने की कोशिश करना, क्या यहां पे भी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा? बिल्कुल आएगा सर। यहां पे आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव? हाँ सर बिल्कुल आएगा। यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव? जी सर बिल्कुल आएगा। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो, क्या ये जो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव है इसको पार्शियल डेल्टा नेगेटिव देख के मुस्कुराएगा या नहीं मुस्कुराएगा? अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है या नहीं होता है?
तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो हाँ बिल्कुल होता है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। सेम वे में ये पार्शियल डेल्टा नेगेटिव उस पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव को देख के क्या करेगा, मुस्कुराएगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो क्या एक दूसरे के करीब आएंगे, जी सर बिल्कुल आएंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये आयन नहीं था, ये डाइपोल है। ये क्या है, डाइपोल है, और वो भी क्या है, डाइपोल है। तो ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। क्या है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट ना हो, एक कंडीशन तो क्या बनी, जहां पे आयन का इन्वॉल्वमेंट है, और यहां पे अगर हम बात करें तो आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहां डाइपोल का इन्वॉल्वमेंट है। तो इसी कैटेगरी के बेसिस पे पहले इसको देख लीजिए, आप लोग देख लिया होगा उम्मीद करता हूं। इसी कैटेगरी पे आयन इन्वॉल्व एक होता है डाइपोल, और एक होता है विदाउट आयन इन्वॉल्व। ठीक है, जहां पे आयन इन्वॉल्व ना हो, तो आयन इन्वॉल्व, आयन नॉट इन्वॉल्व, आयन नॉट इन्वॉल्व। ठीक है, आयन नॉट इन्वॉल्व, समझने की कोशिश करना। अगर आयन इन्वॉल्व है तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं। पहला कौन सा होता है, आयन डाइपोल। क्या होता है, आयन डाइपोल। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, तो दूसरा होता है आपका आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक कौन सा होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। एक एक करके अभी समझाऊंगा। वहीं अगर हम बात करें आयन नहीं इन्वॉल्व है, ऐसा कौन सा है, तो पहला कौन सा होता है बेटा, एक होता है डाइपोल डाइपोल। कौन सा होता है बेटा, डाइपोल डाइपोल। एक होता है डाइपोल डाइपोल। दूसरा कौन सा होता है सर, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। कौन सा होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, तीसरा कौन सा होता है बेटा, तो यहां पे अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। समझ रहे हो मेरी बात को। तो एक कौन सा होता है, आयन डाइपोल, एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक कौन सा होता है, डाइपोल डाइपोल। एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक कौन सा होता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब एक एक को हम समझेंगे बहुत तरीके से। इसको देख लो, पहले नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से इसको देख लीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। यहां पे देखना और समझने की कोशिश करना बेटा। सबसे पहला केस मैं समझाता हूं। यहां पे कौन सा, आयन डाइपोल। आयन डाइपोल का मतलब क्या है, जैसे लिथियम है, लिथियम आयन को ले लिया, अब इसको किसके साथ, पानी के साथ वो कर दिया। तो पानी क्या है बेटा, अभी मैंने बोला आपको डाइपोल है। क्या है, बोलो जल्दी, डाइपोल। और लिथियम क्या है, तो लिथियम है आपका आयन। तो इनके बीच के इंटरेक्शन को आप क्या बोलोगे, आयन डाइपोल बोलोगे। ये क्या हो गया, आयन डाइपोल। ये क्या हो गया, आयन डाइपोल। कैसे हुआ, ये देखो, लिथियम प्लस है, और ये क्या है, ऑक्सीजन अपने दोनों हाथों को पीछे करके यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव रखे हुए हैं, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव पॉजिटिव। ये मैंने अभी जस्ट आपको समझाया। अब इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, थोड़ा थोड़ा बहुत वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, वीक अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स मतलब ये क्या हो गया, आयन डाइपोल हो गया। ये क्या है आपका, इसमें लिथियम आयन हो गया, और पानी का ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो गया बेटा, तो ये पूरा डाइपोल हो गया। तो ये क्या हो गया, आयन डाइपोल हो गया। क्या हो गया, आयन डाइपोल। तो सबसे पहली कैटेगरी ये है आयन डाइपोल की। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी मैं समझाता हूं, इसको पहले देख लीजिए। आयन था, डाइपोल के करीब ले गए, ऐसे इंटरेक्शन को यहां पे वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल बोलेंगे। नाउ द सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड पार्ट कौन सा है, तो दूसरा होता है बेटा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होता है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये आपने लिथियम आयन ले लिया, ठीक है, इसको लेके चले गए किसके करीब, Br2 के करीब। कहां लेके चले गए, Br2 के करीब। यहां पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे जैसे इसको करीब लेके जाओगे Br2 के, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को इधर के डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। समझ रहे हो, इसको अट्रैक्ट करेंगे। जब ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या है, आपका आयन है। ठीक है, अच्छा इंड्यूस्ड डाइपोल मैं क्यों बोल रहा हूं ये भी समझा देता हूं, पहले सुनो। यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से देखना, ये Br है और ये भी Br है। जितनी इसकी ईएन है उतनी ही इसकी भी ईएन है, मतलब ईएन दोनों की क्या है, बराबर है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जितना खींचेगा उतना ही ये भी खींचेगा। समझ रहा हो मेरी बात को, हाँ या ना, पक्की बात है। अगर मैं बात करूं जितना इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को ये भी खींचेगा, दोनों Br सेम इक्वल फोर्स से खींचेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा, कहीं ना कहीं सेंटर में। लेकिन जैसे ही तुम लिथियम को इसके करीब लेके जाओगे, ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव को देख के मुस्कुराएगा, नेगेटिव कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में हल्का सा शिफ्ट होगा।
जब हल्का सा शिफ्ट होगा बेटा तो कंडीशन कैसी होगी, ये रहा लिथियम प्लस, ये रहा Br और ये रहा Br। यहां पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। क्यों सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा नेगेटिवली चार्ज है और इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपने अपने प्रति खींचा है, और जैसे ही खींचा है बेटा तो यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आ गया और यहां पे क्या आ गया, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। अब समझना यहां पे क्या होगा, यहां पे वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यहां लगेगा वीक अट्रैक्टिव फोर्स, और इस वीक अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर कोई पोलैरिटी पहले से नहीं थी, इसके अंदर कोई पोलैरिटी पहले से नहीं थी, इसके अंदर ईएन सेम होने की वजह से कोई पोलैरिटी पहले से नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुम इस आयन को इसके करीब लेके गए तो इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई। देखो यहां पे इसके अंदर क्या इंड्यूस्ड हो गया बेटा? पोलैरिटी इंड्यूस्ड हो गई। बोलो हाँ है ना? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोल रहे हैं आयन, और यहां पे ये डाइपोल जो क्रिएट हुआ है, डाइपोल, डाइपोल, छोटे छोटे डाइपोल, ये जो क्रिएट हुए हैं इसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसको हम क्या बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आई मेरी बात? तो ये पहला पॉइंट था कि आयन का इन्वॉल्वमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे? या तो वो आयन डाइपोल होगा या फिर बेटा वो क्या होगा? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। तो इसको पहले फटाफट से देख लो, इसको देख लो और इसको भी देख लो फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट देख लो। चलिए नोट कर लिया, चले आगे। चलो इसको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, इसको भी देख लो फटाफट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ द थर्ड पार्ट इज बेसिकली व्हाट? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन। जैसे मैंने ए कहा था पहले, मैं याद रखना मैंने जानबूझ के लिखा है 1 2 ABC लिखा है, ठीक है? समझने की कोशिश करो आप। तो ABC देखो यहां पे मैं फिर से वापस दिखा देता हूं आपको। 1 2 ABC जानबूझ के मैंने लिखा है, इसका कुछ ना कुछ रीजन है, ठीक है? या 3 कह लो या ABC कह लो, C कह लो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है? यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा तो यहां पे देखो, यहां पे कौन सा था? एक तो था आयन डाइपोल और एक क्या था? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अब आयन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब क्या आएगा? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन, विदाउट इन्वॉल्वमेंट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयन कौन सा होगा बोलो बेटा? तो अब होगा डाइपोल डाइपोल। क्या होगा? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, ठीक है? अब डाइपोल डाइपोल की अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल ले लो, वाटर का मैंने अभी लेके समझाया ही था। यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा। या फिर आप क्या ले लो? आप यहां पे अल्कोहल ले लो। तो अल्कोहल ले लोगे तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1। ये आपको तरीके से पता है ना? थोड़ा सा मैं इसको और सुंदर लिख देता हूं, है ना? वैसे तो मेरी राइटिंग काफी खूबसूरत है ही, समझ रहा हूं मेरी बात को। खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं। ये क्या हो जाएगा? 2.5। हाँ मतलब तुमको समझ में आती है तो खूबसूरत है, नहीं समझ में आए तो नहीं खूबसूरत है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो गई? 2.1 हो गई, है ना? तो यहाँ ऑब्वियस है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आना है, यहाँ ऑब्वियस है पार्शियल डेल्टा नेगेटिव आना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे समझने की कोशिश करो तरीके से। ये मैंने पानी को पानी के साथ ले लिया, तो पानी को पानी के साथ ले लोगे तो ऑब्वियस है इनके बीच में अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि यहां पे भी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहां पे भी पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, तो इनके बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा ही लगेगा। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो ये क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल ही हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को काइंड ऑफ डाइपोल कहा जा सकता है, बट एग्जैक्टली वो डाइपोल नहीं होता है। खैर मुद्दे की बात यहां पे सुनो। यहां पे ईथर ले लिया, सॉरी अल्कोहल ले लिया। अब अल्कोहल को दूसरे अल्कोहल में डाल दिया तो वही कंडीशन होगी। अगेन ऑक्सीजन क्या करेगा? इस यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा तो इसके ऊपर भी वीक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड पे तो लगाएगा ही लगाएगा, दूसरा जो हाइड्रोजन होगा उस पे तो लगाएगा ही लगाएगा। तो वाटर विथ वाटर दे दे एग्जांपल, कभी वाटर विथ वाटर दे दे तो ये क्या है? डाइपोल डाइपोल। वाटर विथ अल्कोहल दे दे, पानी को अल्कोहल के अंदर डाल दिया तुमने, तो ये क्या है बोलो जल्दी? अगर मैं बात करें तो वाटर विथ अल्कोहल क्या हो जाएगा? वाटर विथ अल्कोहल जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल ही हो जाएगा। अल्कोहल विथ अल्कोहल दे दे, अल्कोहल विथ अल्कोहल दे दे तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? बोलो जल्दी आपका, ये भी क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि अगर मैं बात करूं तुमसे कि आयन डाइपोल बेहतर है या फिर डाइपोल डाइपोल की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ऑब्वियस है आयन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बेटा, आयन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल के। यानी स्ट्रेंथ जो होगी वो आयन डाइपोल की ज्यादा होगी कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल के। खैर मुद्दे की बात पे हम आते हैं। ये हो गया डाइपोल डाइपोल। द नेक्स्ट वन इज
सेकेंड जो होता है डेट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या होता है? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहां लगता है? जैसे कि पानी के अंदर आपने किसको डाल दिया? पानी के अंदर आपने नॉन पोलर मॉलिक्यूल या फिर नॉन पोलर स्पीसीज लाइक, अगर मैं बात करूं हीलियम को डाल दिया, नियोन को डाल दिया, जेनॉन को डाल दिया, ठीक है, समझ रहे हो, आर्गन को डाल दिया, है ना, कुछ भी, अगर इनमें से कुछ भी डाल दिया, तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये है आपका डाइपोल, और इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं होती है। ये क्या है? कोई पोलैरिटी नहीं है। इसके अंदर जब पोलैरिटी वो इंड्यूस करा दे, दैट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और क्या ले सकते हैं? H2 है। अब H2 कैसा है? नॉन पोलर है। अब इसके अंदर जैसे ही डालोगे H2 के अंदर, ये क्या क्रिएट करा देगा? ये यहां पे इंड्यूस कर देगा पोलैरिटी को। और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आपको X2 दे दिया, फॉर एग्जांपल सर Cl2 दे दे, Br2 दे दे, ठीक है, तो ये क्या है? डाइपोल, और इसके अंदर पोलैरिटी को इंड्यूस किया जा रहा है, दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा। तो इनमें से अगर कुछ भी केस अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको क्या कहना है? नॉन पोलर स्पीसीज होनी चाहिए, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसके अंदर कोई डाइपोल आपने डाल दिया, वाटर डाल दिया, अल्कोहल डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ रहे हो? उनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, उनके अंदर इंड्यूस की जाएगी, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। नाउ द नेक्स्ट पोर्शन इज सी पार्ट। सी पार्ट जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस, 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 सॉरी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अगर मैं तुमसे बात करूं तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल क्या है? अब समझना, मैं तुमको समझा रहा हूं, लेकिन वैसे तुम्हें बोलूंगा लास्ट में जो, वही याद रखना। ये मान लो एक हीलियम एटम मैंने ले लिया, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हीलियम एटम ले लिया मैंने, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। समझने की कोशिश करना। ये दोनों आपस में जब टकराएंगे, इनमें क्या होगा? कोलिजन होगा। क्या होगा बेटा? कोलिजन। तो कोलिजन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा Fr, और अगर मैं बात करूं, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इस पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, दैट इज Fr, है ना। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लगेगा। अब इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। समझने की कोशिश करना। कोलिजन हुआ तो कोलिजन की वजह से क्या हो गया? वेलोसिटी बढ़ गई। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से मोमेंटरली, क्षणिक मूवमेंट के लिए चार्ज क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा समझने की कोशिश करना। यहां पे मोमेंटरली, मोमेंटरली मतलब क्षणिक के लिए, मोमेंटरली यहां पे क्या होगा? स्पीसीज क्या बनेगी? पोलर बनेगी। पोलर कैसे बनेगी? अब देखो यहां पे एक हीलियम पे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव और एक एंड पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में आ गए। और यहां पे अगर बहुत 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 माइन्यूट, हो सकता है कि वो नैनो सेकंड के लिए हो, लेकिन होता है। यहां पे क्या होगा? यहां पे इलेक्ट्रॉन किधर भाग गए? दूसरे एंड पे भाग गए, और यहां क्या क्रिएट हो गया? पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की क्या कहा जाता है? वेलोसिटी बढ़ी तो ये भगा इधर और ये ऊपर की तरफ गया। अब समझना, इलेक्ट्रॉन जिधर की साइड गया है, ऊपर की साइड, तो यहां नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या आ गया? चूंकि ये भाग गया इधर की तरफ तो यहां पॉजिटिव चार्ज। अब समझना, ये मोमेंटरली होता है, बहुत क्षणिक होता है, बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, मतलब इतना टाइम के शायद मेजर भी हम ना कर पाए, ठीक है। तो इनके अंदर भी एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, और इनके अंदर जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्यों डाइपोल कहा? देखो बेटा, एक पोल यहां क्रिएट हुआ, एक पोल यहां क्रिएट हुआ, एक पोल यहां, एक पोल यहां, छोटे छोटे डाइपोल, डाइपोल, डाइपोल। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब देखो जरा गौर से समझो, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये है बेटा कि अगर मैं तुमसे बात करता हूं, ये एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि किसके बीच में लगता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक किसके किसके बीच में लगता है? H2 हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जेनॉन हो गया, आर्गन हो गया, इनके बीच में लगता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने क्या लिखा है? ड्यू टू मोमेंटरली इंबैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। मूवमेंट के लिए, क्षणिक मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाते हैं? इंबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज आता है। नाउ इंक्रीज विथ मॉलिक्यूलर मास एंड सरफेस एरिया। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे अगर हम बात करें तो वीक अट्रैक्टिव फोर्स भी बढ़ता है। और दूसरी चीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? बोलो जल्दी, आपका वीक अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं,
वीक फोर्सेस जो होते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगेन लिखूंगा मॉलिक्यूलर वेट, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होता है। तो ये बातें होती हैं, ये टोटल अगर हमने बात किया, एक होता है आयन डाइपोल, एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, एक होता है डाइपोल डाइपोल, एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, एक होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। 1 2 ABC। अब देखो अब सवाल कैसे पूछे जाएंगे, उस सवाल के ऊपर मैं तुमसे चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं सवाल कैसे पूछे जाते हैं तो वो सुनो। देखो बेटा होता क्या है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहली चीज तो इसमें पूछा जाएगा स्ट्रेंथ बताओ, इसमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए। तो स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा बेटा वो क्या होगा, आयन, एक होता है आयन डाइपोल, क्या होता है आयन डाइपोल, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला, आयन डाइपोल। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमने क्या कहा था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा बेटा, उसके बाद हमने कहा कि अगर हम तुमसे बात करें, एक होता है डाइपोल डाइपोल, क्या होता है डाइपोल डाइपोल, एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके बाद क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब सबसे पहली चीज यहां पे सुनने समझने और सीखने की कोशिश करो। जहां कहीं भी इंड्यूस्ड वर्ड आ गया, इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, क्या होता है, टेम्पररी, ठीक है, टेम्पररी। अगर टेम्पररी की अगर मैं बात करता हूं मतलब वो परमानेंट नहीं है। जैसे मान लो हेयर को कॉम्ब के कॉम्ब को हेयर के साथ रब किया, अब आपने क्या किया, पीस ऑफ पेपर छोटे छोटे रख रखे हैं, टुकड़े में छोटे छोटे पेपर, वो उसको अट्रैक्ट करेंगे लेकिन बहुत देर तक नहीं अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वहां पे इंड्यूस्ड हुई है पोलैरिटी। इंड्यूस्ड वर्ड का मतलब होता है टेम्पररी, टेम्पररी मतलब कोई चीज जो लंबे समय तक के लिए नहीं है, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि जो इंड्यूस्ड वर्ड जहां कहीं भी आ जाए ना वहां पर समझ जाओ ये टेम्पररी है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं आयन डाइपोल, क्या ये टेम्पररी है, नहीं साहब ये टेम्पररी नहीं है, ये टेम्पररी नहीं है। अगर मैं बात करूं टेम्पररी है या नहीं है, तो यहां पे पहला वाला, पहला टेम्पररी है या नहीं है, यहां पे लिख दे रहा हूं, पहला टेम्पररी नहीं है। अच्छा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, तो क्या दूसरा वाला है या नहीं है, तो है, बिल्कुल है। क्या ए वाले की अगर हम बात करें तो एक बात मुझे बताओ, डाइपोल डाइपोल, क्या यहां पे इंड्यूस्ड वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो क्या ये टेम्पररी होगा या नहीं होगा, तो आंसर है नहीं होगा। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि क्या यहां पे इंड्यूस्ड वर्ड आ रहा है, हां, तो क्या ये टेम्पररी है, हां, तो यानी कि बी वाला जो होगा ये टेम्पररी होगा। सी वाले में इंस्टेंटेनियस डाइपोल, ये तो इंस्टेंट के लिए है, ये तो कह ही रहा है कि मैं क्षणिक हूं, क्या हूं, क्षणिक, ये क्या है, क्षणिक है। समझ रहा हो मेरी बात को, बहुत मूवमेंट के लिए, मोमेंटरली है ना। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे देखना सी वाला, तो ये तो टेम्पररी है ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही टेम्पररी है। अब इसमें स्ट्रेंथ पूछा गया, तो स्ट्रेंथ किसकी अच्छी होगी, ऑब्वियस है जो टेम्पररी नहीं है। और टेम्पररी कौन नहीं है, दैट इज आयन डाइपोल और डाइपोल डाइपोल, यही दोनों टेम्पररी नहीं, ये दोनों क्या है, समवॉट परमानेंट टाइप के हैं। यानी कि अगर स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो यानी 1 और ए का स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगा कंपेयर टू इन सब के। अब 1 और ए में ज्यादा किसका होगा, तो देखो यहां कंप्लीट चार्ज है, कंप्लीट आयन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, कंप्लीट आयन की, किसकी बात की जा रही है, कंप्लीट आयन की। और यहां डाइपोल डाइपोल है, मतलब कि यहां पार्शियल आयन की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है बेटा, पार्शियल आयन, पार्शियल आयन की बात की जा रही है। तो ऑब्वियस है कंप्लीट आयन ज्यादा पोलैरिटी इंड्यूस करेगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या फिर पार्शियल वाले की। तो सर जहां चार्ज पूरा है, कंप्लीट है, जहां अधूरा है वहां पे थोड़ी होगा उतना। यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो यानी ऑर्डर हो जाएगा 1 देन ए, 1 देन ए। समझने की कोशिश करना, अभी तुमको याद हो जाएगा एकदम, 1 देन ए। उसके बाद से क्या होगा, अब है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब सोचो आयन डाइपोल में और डाइपोल डाइपोल में, आयन डाइपोल अच्छा था, डाइपोल डाइपोल उतना बेकार था, समझ रहे हो। अब आयन इंड्यूस्ड डाइपोल है और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, तो कौन सा अच्छा होगा, तो सर अगर आयन डाइपोल अच्छा था तो यहां पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अच्छा होगा। और अगर आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अच्छा होगा तो यानी कि ऑर्डर हो जाएगा 2। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या हो गया बेटा, तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल कहां आ जाएगा, पीछे, 1 का ए 2 का बी, ऐसे याद रखो। देखो और लास्ट में क्या बचा आपका, सी बचा। ये ऑर्डर निकल के आ गया अपने पास, 1A 2B और उसके बाद से क्या हो गया, सी हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब सुनो दूसरा सवाल इस पे कैसे पूछा जाएगा, तुमसे FR रिलेशन पूछा जाता है,
ठीक है, फोर्स और रेडियस का रिलेशन, और दूसरा ईआर रिलेशन पूछा जाएगा, ठीक है, दो रिलेशन। अब इस रिलेशन को काफी सारे बच्चे रटते रहते हैं। मैं तुमको एक चीट कोड दे रहा हूं जिससे तुम्हारा सवाल यूं चुटकियों में हो जाएगा। देखो ये सारी बातें फिजिक्स के अंदर आप और डीपली समझोगे, लेकिन मैं आपको जो चीट कोड दे रहा हूं उस चीट कोड से आप यूं सवाल सॉल्व कर दोगे। कैसे? देखो यहां पे मैं आपको बस इतना बता दे रहा हूं, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। अगर दो आयन को दूर लेके जा रहे हो, अगर मान लो आयन डाइपोल है, ठीक है, अगर आयन को दूर लेके जा रहे हो तो यानी कि रेडियस बढ़ा रहे हो, और रेडियस बढ़ाओगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो कम लगेगा। वहीं अगर आयन को पास लाओगे तो रेडियस कम हुआ, रेडियस कम हुआ तो वीक अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया। समझने की कोशिश करना। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस कम होना चाहिए, रेडियस कम होगा तो फोर्स बढ़ेगा, ऐसे सोचो। और रेडियस अगर बढ़ा दिया मतलब दोनों को दूर कर दिया, मतलब फोर्स कम लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगेगा। यानी कि एफ का आर के साथ इनवर्स रिलेशन है। अब तुम्हारे लिए एक चीट कोड देता हूं। चीट कोड क्या याद रखोगे? 3 4 5 7 7। क्या याद रखोगे? 3 4 5 7 7। ये चीट कोड याद रखो। ये 3 4 5 7 7 अगर कोड याद रखते हो तो यहां पे जरा गौर से देखो। एफ आर रिलेशन में बनाता हूं तो एक एक करके सबके लिए बनाओ सर। 1 के लिए बनाओ, फिर ए के लिए बनाओ, फिर 2 के लिए बनाओ, फिर बी के लिए बनाओ, फिर सी के लिए बनाओ। मैंने क्या बोला? एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर की पावर 3। 1 बाई आर की पावर 3। चीट कोड बस लगाते जाओ। यहां पे क्या हो जाएगा? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर की पावर 4, 3 4। यहां पे क्या हो जाएगा? 1 बाई आर की पावर 5। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा? 1 बाई आर की पावर 7, और यहां पे भी क्या हो जाएगा? 1 बाई आर की पावर 7 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या है? मतलब कि अगर तुमसे पूछा जाए आयन डाइपोल के लिए बताओ तो ये क्या हो गया? 1 बाई आर की पावर 3 हो गया। मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए बताओ तो यहां पे 1 देन क्या है? ए है, 1 देन ए, तो इसके लिए क्या हो गया? 1 बाई आर की पावर 4 हो गया। यहां पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए तो 1 बाई आर की पावर 5 हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है? बी आ रहा है तो 1 बाई आर की पावर 7 हो गया, और यहां पे भी 1 बाई आर की पावर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बाई आर की पावर 7। अब तुमको ये आर रिलेशन निकालना है। अब देखो तुमको दिक्कत आएगी नहीं, बस जितना एफ आर रिलेशन में ये आर की वैल्यू आई है ना, एक एक कम कर दो। जैसे कि सर यहां पे कर दो, क्या हो गया? 1 बाई आर की पावर 2। एनर्जी रिलेशन, एनर्जी के लिए अगर पूछा जाए तो, फोर्स के लिए पूछा जाए तो ये रिलेशन आएगा, और एनर्जी के लिए अगर पूछा जाए तो कुछ नहीं करना, एक एक कम कर दो। यहां पे कितना हो गया? 1 बाई आर की पावर 3। यहां पे कितना हो गया? 1 बाई आर की पावर 4। यहां पे कितना हो जाएगा? 1 बाई आर की पावर 6, एक कम करना है ना, 6, और यहां पे 1 बाई आर की पावर 6 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर मैं तुमसे बात करता हूं 1 का ए, 2 का बी और सी हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को? अब समझो ये 3 4 5 7 7 ये चीट कोड बस याद रखो। ये कोड याद है तुमको, फिजिक्स में और डीपली समझोगे। इनफैक्ट तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, आईटीजेई के स्टूडेंट हो, तो तुमको तो फिजिक्स में बहुत अच्छे समझाया जाएगी ये सारी बातें। लेकिन मैंने तुमको याद रखने के लिए, क्योंकि सवाल ऐसा पूछ लेता है बेटा, और अगर ऐसा सवाल पूछ लेता है तो हमें गलती नहीं करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 1 का ए, 2 का बी, सी, 1 ए 2 बी सी, 1 ए 2 बी सी। ठीक है, अब वो बस ऑर्डर लिख लो। एफ आर ई आर का रिलेशन तुमको मैंने बता ही दिया। जो सवाल तुमसे पूछा जाएगा वो तुमसे यूं ही सॉल्व हो जाएगा। आओ मुद्दे की बात पे आते हैं बेटा, क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वीक फोर्स इन्वॉल्व इन फॉलोइंग। ठीक है, एंड एफ आर और ई आर रिलेशन भी लिखो। एफ आर ई आर रिलेशन भी इनके लिए लिखोगे। ठीक है, ई आर रिलेशन भी मेंशन करना है। एफ आर ई आर रिलेशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, ये जो है इसके बारे में मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। यहां पे ये सब के सब क्या है? आयन। मैंने बोला वाटर हो, HCl हो, एल्कोहल हो, ये सब क्या होते हैं? बोलो जल्दी। डाइपोल। क्या होते हैं? बोलो बेटा। डाइपोल। तो इनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है? आयन डाइपोल। कैसा है? बोलो जल्दी। आयन डाइपोल। ये कैसे फोर्सेस है? आयन डाइपोल। तुमको वाटर लिख दे, अल्कोहल लिख दे, तुमको मैं बात करूं तो HCl लिख दे, ये सब क्या होते हैं? आयन डाइपोल होते हैं। अब समझना, आयन डाइपोल के लिए अगर मैं एफ आर रिलेशन लिख रहा हूं तो एफ आर रिलेशन क्या हो जाएगा? तो आयन डाइपोल सबसे पहले नंबर पे आता था 1, तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा? 1 बाई आर की पावर 3। अगर ई आर रिलेशन पूछ ले इसके लिए तो ई आर रिलेशन कितना हो जाएगा? 1 बाई आर की पावर 2 हो जाएगा। खत्म, सवाल ही खत्म। अब ऐसे ही देखो, ये क्या है बेटा? HCl है। ये क्या है? एल्कोहल है। तो HCl में क्या होता है? तो अभी बताया डाइपोल होता है। डाइपोल। अरे एल्कोहल का मतलब क्या हो गया? डाइपोल। तो डाइपोल का मतलब ये हो गया
इसके लिए अगर लिखोगे रिलेशन, एफ आर का रिलेशन लिखते हैं पहले, फिर क्या लिखेंगे, ई आर का रिलेशन लिखेंगे। तो एफ आर का रिलेशन अगर मैं तुमसे बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो देखो मैंने क्या बोला था, पहला क्या था आयन डाइपोल, और एक क्या था डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल के लिए मैंने कितना बताया था, 1/r⁴। तो यहां पे क्या हो गया, 1/r⁴, और यहां पे क्या हो गया, 1/r⁴ हो गया। आओ आगे आओ, यहां पे देखो बेटा, यहां पे ये क्या है, आयन है, और आयन ये Br2 क्या है, तो Br2 आपको पता है Br के बीच में कोई पोलैरिटी नहीं होगी, ठीक है, इनिशियली। तो यानी कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये किसका एग्जांपल हो गया, तो यहां पे आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये पूरा लिख लेना तुम, ठीक है, मैं बस लिख के छोड़ रहा हूं। यहां पे ये क्या हो गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, ये क्या हो गया, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। अगर मैं तुमसे बात करूं, वाटर क्या है, एक डाइपोल है, वाटर खुद अपने आप में एक डाइपोल है। खैर पहले इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए अगर मैं FR-ER रिलेशन लिखता हूं, तो FR-ER रिलेशन क्या हो जाएगा, तो FR रिलेशन हो जाएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब हो गया ये दूसरा वाला केस है, तो दूसरे वाले केस के लिए 3 4 5, मैंने क्या बोला था 5, तो FR रिलेशन क्या हो गया, R⁵ ठीक है। ER रिलेशन लिख के बताओ तो क्या हो जाएगा, तो 1/r⁵, एक कम कर दो 4 हो गया। ये देखो ये क्या है बेटा, ये है आपका आयन, और वाटर क्या है, डाइपोल, ये खुद अपने आप में एक क्या है, डाइपोल। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल, ना कि आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल नहीं बोलना, इसको क्या बोलना, आयन डाइपोल। अब आयन डाइपोल के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक होता है FR रिलेशन पूछा गया है, और हमसे क्या पूछा गया, ER रिलेशन पूछा गया है। तो अब एक बात बताओ, आयन डाइपोल के लिए अगेन बताओ मुझे, आयन डाइपोल के लिए अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, बताओ मुझे क्या हो जाएगा FR के रिलेशन, 1/r⁵, और यहां पे ER रिलेशन क्या हो जाएगा, 1/r⁵ हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, यहां पे अगर हम बात करें तो आयन डाइपोल के लिए हो गया। नाउ हीलियम में, तो हीलियम में कौन सा लगता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, अभी बताया था। नियॉन में इंस्टेंटेनियस डाइपोल। नियॉन वाटर के अंदर अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। अब डाइपोल इंस्टेंटेनियस है क्या, नहीं बेटा, मैंने क्या बोला था इंस्टेंटेनियस डाइपोल के लिए, ये देखो मैंने एक लाइन बोली थी, क्या बोला था, ड्यूड यहां पे वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और यहां पे अगर तुम वाटर को देखोगे तो ये वाटर कैसा है, पोलर है, यानी कि ये क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है। इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, इसके अंदर पोलैरिटी है, इसके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, लेकिन जब ये इसके कांटेक्ट में जाएगा तो एक डाइपोल इसके अंदर इंड्यूस कर देगा, क्या, डाइपोल। तो ये कौन सा हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये क्या हो गया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। जबकि अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके अंदर क्या है, तो इनके अंदर है इंस्टेंटेनियस, इनके अंदर है इंस्टेंटेनियस डाइपोल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अगर इनके अंदर है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल के लिए या फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए FR और ER का रिलेशन क्या बनेगा, तो दोनों के लिए अगर मैं बात करूं तो FR का रिलेशन यहां पे क्या बनेगा, 1/r⁵, दोनों के लिए बनेगा, दोनों के लिए बनेगा, ठीक है। और ER का रिलेशन क्या बन जाएगा, R7 में से एक घटा दो तो ये क्या बन जाएगा, 1/r⁴, ठीक है। ये क्या है, ये पोलर है, ये कैसा है, हीलियम कैसा है, बोलो बेटा, तो हीलियम कैसा है, नॉन पोलर है, मतलब डाइपोल इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। इसके अंदर क्या है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये वो कुछ बातें हैं जो कि FR-ER के रिलेशन पे आपसे पूछी जा सकती हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और इसके बाद वीक फोर्सेस को समाप्त करते हैं। आओ बेटा, चलो बेटा, देखो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं तो जरा गौर से देखो, यहां पे इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन हीलियम एटम इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। अब देखो जरा गौर से, 1 क्या था, आयन डाइपोल, ठीक है, उसके बाद से क्या था, A था, यानी कि डाइपोल डाइपोल। उसके बाद से क्या था, 2 था, ये 2 क्या था, तो 2 आपका क्या था, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। उसके बाद से क्या था, B था, तो B क्या था, B आपका क्या था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, क्या था, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। उसके बाद क्या था, बोलो बेटा, उसके बाद था आपका C था, C क्या था, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल।
अब अगर मैं बात करूं चीट कोड क्या याद रखना था, तो 34577, ठीक है, 34577। अब क्या बोलता है, हीलियम हीलियम के बीच में, हीलियम हीलियम के बीच में जो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी है इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। हीलियम हीलियम में कौन सा लगेगा, इंस्टेंटेनियस लगेगा। तो इंस्टेंटेनियस अगर लगेगा यहां पे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अगर यहां पे क्रिएट होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एफआर रिलेशन क्या बन जाएगा इसका, 1/r की पावर 7, ठीक है, बन जाएगा, पक्की बात है। वहीं अगर ER की अगर हम बात करें तो एक कम कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ER 1/r की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इंटरेक्शन एनर्जी का ये होगा क्या, इज इनवर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 4। तो बेटा r की पावर 4 किसके लिए होती है, ये मुझे बताओ। तो r की पावर 4 इंटरेक्शन एनर्जी में अगर हम बात करें तो किसके लिए हो सकती है, तो वो होगी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए। ये किसके लिए होगी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए। किसके लिए होगी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की अगर हम बात करें तो आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, क्योंकि ये तो क्या हो गया आयन डाइपोल, और ये क्या हो गया डाइपोल डाइपोल, ये क्या हो गया आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुमको दे देता लिथियम प्लस के साथ Br2 का, बताओ समझ रहा हो मेरी बात को, अगर वो ये दे देता तो ये क्या हो जाता, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाता। तो इसके लिए ये किसका एनर्जी का ऑर्डर सही भी होता। अब समझो कि ये फोर्स का रिलेशन किसके लिए बन सकता है, तो फोर्स एफआर रिलेशन अगर मान लो अगर ये बनाना हो, किसके लिए बनेगा, दैट इज डाइपोल डाइपोल के लिए बनेगा। तो हो सकता है तुमको ये सवाल देख के लगे कि ये एक सवाल है, लेकिन बेटा मैं बताऊं ये सवाल कई सवालों का जवाब है। तो जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूं उसको पूरे मन से किया करिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसेप्ट का काम करेगा, ठीक है। चले आगे चले फटाफट देखिए, अट्रैक्शन बिटवीन डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर बोले तो ये रहा CH3 OCH3। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बेटा 3.5, कार्बन की होती है 2.5। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहां पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, यहां पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। यहां पे अगर हम बात करें तो पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव, पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, दोनों डाइपोल है। तो ये क्या हो गया, अट्रैक्शन बिटवीन डाइमिथाइल ईथर मॉलिक्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ डाइपोल डाइपोल। अब इसी के लिए तुमसे बोलते कि एफआर रिलेशन लिखो, तो एफआर रिलेशन कितना हो जाएगा, 1/r की पावर हो जाएगा 4। ER रिलेशन तुमसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 1/r की पावर 3। वहीं अगर बोलते 1/r की पावर 3 का मतलब एफआर रिलेशन में बताओ, तो 1/r की पावर 3 का मतलब हो जाता है आयन डाइपोल। समझ रहे हो मेरी बात को। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सही है और ये क्या है, गलत है। चलिए, F2Cl2 आर गैसेस, बिल्कुल सही बात है। F2 और Cl2 क्या होते हैं, ये गैसेस होते हैं। ये क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है। While Br2 इज लिक्विड, Br2 लिक्विड नॉन मेटल होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, लिक्विड नॉन मेटल होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। I2 क्या होता है, सॉलिड होता है। क्यों होता है ऐसा, समझो। मैंने तुमको बोला दो तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक तो ऐसा है जो इंटर एटॉमिक है और एक ऐसा है जो इंटर मॉलिक्यूलर है। तो याद रखना, इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया, यहां पे अगर मैं बात करूं इंटर मॉलिक्यूलर होने का मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लग रहा है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखो जरा गौर से, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोले तो वीक फोर्स, हाँ ये ना, दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ये वीक बॉन्ड होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, पहले ही बताया था। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा कि वीक फोर्स किन बातों पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट, और किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया। फ्लोरीन और क्लोरीन का सरफेस एरिया क्या है, कम है, और मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, कम है। आयोडीन का जो है, ये अगर मैं बात करूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है और सरफेस एरिया तो ज्यादा है ही है। समझ रहा हूं, यानी कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां ज्यादा लगेगा, I2 में। तो जब ज्यादा लगेगा तो मॉलिक्यूल्स बड़े पास पास रहेंगे, और बड़े पास पास रहेंगे तो उसे सॉलिड कहा जाएगा। जबकि Br2 में थोड़ा कम लगता है, इसलिए वो लिक्विड है। F2 और Cl2 क्या होते हैं, गैस होते हैं। समझ में आई मेरी बात। चलिए, तो इस वजह से कहा जाए F2 और Cl2 क्या है, गैसेस हैं, Br2 लिक्विड है, I2 क्या है, सॉलिड है। आओ आगे आओ। I2 हैज हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, I2 हैज हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू F2। अब देखो एक चीज समझो, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं, बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बॉन्ड की आइडेंटिटी क्या है, ये इंटर एटॉमिक बॉन्ड से अपन पता करते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में इंटर एटॉमिक बॉन्ड से अपन चर्चा करते हैं। लेकिन वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ये हम किससे डिसाइड करते हैं बेटा, हमेशा वीक फोर्स से डिसाइड करते हैं।
अगर मान लो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बड़ा तगड़ा है और हमें इसके बॉयल करना है, लेट सपोज अगर Br2 को मुझे बॉयल करना है ना, समझने की कोशिश करना, तो इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मुझे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा। अगर मान लो लेट सपोज I2 को मुझे मेल्ट कराना है तो एक चीज सोच के बताना मुझे कि जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसको तोड़ने के लिए मुझे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रखनी पड़ेगी, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसे तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या रखूंगा, कम रखूंगा। अरे हाँ ना बोलो यार, पक्की बात है। तो यहां पे जरा गौर से देखो कि I2 हैज हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर टू F2। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वीक फोर्स क्या है, ज्यादा है, और इसके अंदर क्या है, वीक फोर्स कम है। समझ रहा हूं, इसके अंदर वीक फोर्स ज्यादा है और इसके अंदर वीक फोर्स कम है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, बोलो बेटा, कम होगा। इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। तो अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, उसका कम है, यानी कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी कंपेयर टू F2, यानी कि यह भी बात सही है, ये दोनों बात सही है। फटाफट से इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट देख लो बेटा। चले आगे चले, फटाफट से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसके अंदर, वाटर के अंदर, H2O के अंदर। अब आप जाओगे, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है। अब ऊपर से नीचे जाओगे, टॉप से बॉटम, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या करेगा बेटा, बढ़ेगा, और अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा तो सरफेस एरिया क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी कि जैसे जैसे पानी के अंदर यहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ये क्या लगेगा, वीक लगेगा, और यहां पे चूंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, स्ट्रॉन्ग लगेगा। यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ इनर्ट गैसेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक मास। ऑब्वियस है कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे, क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है मतलब सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया मतलब बढ़ रहा है मतलब वीक फोर्सेस बढ़ रहे हैं, वीक फोर्सेस बढ़ रहे हैं मतलब पानी में ज्यादा सॉल्युबल। अरे हाँ ना बोलो यार। यानी कि अगर मैं बात करूं, ये क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन क्या है, नॉन पोलर स्पीशीज, नॉन पोलर स्पीशीज। और वाटर क्या है बेटा, तो ये क्या है, एक डाइपोल है। तो डाइपोल इसके अंदर क्या करेगा, इंड्यूस करेगा पोलैरिटी। समझ रहा हूं मेरी बात को। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन में अगर हम बात करें तो जेनॉन की पोलैरिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू हीलियम के, कंपेयर टू नियॉन के, क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, अगेन अगर मैं बात करूं, वीक फोर्सेस जितना ज्यादा, बीपी और एमपी भी उतना ज्यादा होंगे, और वीक फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका, 100% करेक्ट है। चले देख लीजिए इसको फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। अब सुनो, एक बात और तुम्हें बता देता हूं, जैसे डाइपोल डाइपोल को ही, डाइपोल डाइपोल को ही किज्म फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल को डिबाई फोर्स भी कहा जाता है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल को लंदन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन भी कहा जाता है। तो इसलिए कभी कंफ्यूज ना हो, बस सिर्फ नाम है ये, लंदन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है, डिस्पर्शन। तो इस तरीके से अपना वीक फोर्सेस वाला जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है बेटा। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की शुरुआत करते हैं। पहले इसे आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूं फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं। आइए हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब देखो, वीवीटी हमेशा वैलेंशियल 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 इलेक्ट्रॉन की बात कर रही थी,
एमओटी ने आके क्या बोला कि जो अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन है उनका भी तो कुछ काम है भाई। फॉर एग्जाम्पल सर, मान लो जैसे ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा 3। वीवीटी ने कहा सिर्फ इससे बॉन्ड बनेगा, इससे बनेगा। समझ रहा हो मेरी बात को? हर चीज में वो किसको इन्वॉल्व कर रही थी? केवल इनको इन्वॉल्व कर रही थी, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को। किसको इन्वॉल्व कर रही थी? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को। वही एमओटी आई, इसने बोला कि इसका भी तो कुछ काम है भैया। इनर शेल का जो इलेक्ट्रॉन है इसका भी तो कुछ काम है। आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन, चलो ये रहा, आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है, मैंने माना, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन का भी तो कुछ काम है। इसी बात को एक्सप्लेन किया एमओटी ने कि ऐसे बैठे थोड़ी रहेंगे, इनका भी तो कुछ काम होगा। बस यहीं से जन्म हो जाता है किसका? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। वीवीटी केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की बात करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अंदर वाले शेल के भी इलेक्ट्रॉन की बात करता है। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में जो 3 इंपॉर्टेंट बातें जो तुमको कभी नहीं भूलनी है। पहली चीज, दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन, दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन, ये थ्योरी आई क्यों? दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ, पहला सवाल ही यही है, पहला सवाल ही यही है, टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। यानी O2 क्या है? एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, उसके पैरामैग्नेटिक नेचर को प्रूव करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी गई। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को बताने के लिए कौन सी थ्योरी आई? दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई। अगली बात, दिस थ्योरी इज वैलिड ओनली अप टू, दिस थ्योरी इज वैलिड only up to 20 electron in diatomic molecule। diatomic molecule के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन तक ये थ्योरी क्या होती है? वैलिड होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगली बात अगर हम बात करें कि इसके अंदर होता क्या है, तो देखो होता क्या है कि एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जब मिलता है, एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। क्या कहती है ये थ्योरी? दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो ओ बोले तो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो दो नए एमओ भी बनते हैं। एमओ बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनते हैं बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बाई, याद रखना, बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। किसकी वजह से? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं बाई रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। एक की एनर्जी बढ़ जाती है और एक की एनर्जी घट जाती है, एक की एनर्जी बढ़ जाती है और एक की एनर्जी घट जाती है। तो यहां पे बड़ा सिंपल तरीके से समझो, कोई हाई फाई बातें नहीं कर रहे हैं अपन। यहां पे हमने कहा ये दो क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल है, एओ, ठीक है, दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, एओ, ठीक है, एओ। तो यहां पे क्या हुआ कि जब दो ये मिलते हैं तो एक की एनर्जी बढ़ जाती है, एक की घट जाती है, एक की बढ़ गई, एक की घट गई, एक की बढ़ गई, एक की घट गई। समझने की कोशिश करना। जब दो एओ मिलेंगे तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। एक की एनर्जी क्या कर गई? देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले तो एक की एनर्जी बढ़ गई, एक की घट गई। फिर से सुनो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिले, एक की एनर्जी बढ़ी, एक की एनर्जी घटी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे अगर मैं तुमसे बात करूं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक की एनर्जी बढ़ जाती है, समझने की कोशिश करना, है ना, और एक की एनर्जी क्या कर जाती है? घट जाती है। एक की एनर्जी क्या हो गई? घट गई। एक की एनर्जी बढ़ गई, एक की एनर्जी घट गई। समझ रहे हो मेरी बात को? एक की एनर्जी क्या कर गई? बढ़ गई, और एक की एनर्जी क्या कर गई? घट गई। समझने की कोशिश करना। एक की एनर्जी बढ़ गई और एक की एनर्जी क्या कर गई? घट गई। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे सर। हाँ बिल्कुल बात है। तो ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहे जाएंगे, बिल्कुल। फर्क इतना है कि जिसकी एनर्जी कम हुई है, अगर मान लो एनर्जी ये ई है, एनर्जी
ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एक की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम है, एक ऑर्बिटल की, ढंग से देखो, एक की एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गई है, कम हो गई है, और एक की एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ गई है। तो जिसकी एनर्जी कम हुई है इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी बढ़ी है इसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और दो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, बोलो हाँ या ना। अब जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड जो बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग, एम का मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। अब बॉन्ड दो तरह का होता है, एक होता है सिग्मा और एक होता है पाई। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि सिग्मा या पाई बना तो इसको डिनोट करने के लिए इसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्टार से और इसको डिनोट करते हैं पाई स्टार से। समझ रहे हो मेरी बात को। अब समझने की कोशिश करना, थोड़ा ग्राफिकली समझाता हूं इस बात को। बेटा मैंने कहा ये एक एटम ए था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन था, ये दूसरे एटम से मिला एटम बी जिसके अंदर फिर से क्या था, इलेक्ट्रॉन था। डी ब्रोगली की अगर बात याद आ रही हो तुम्हें तो इलेक्ट्रॉन के पास ड्यूल नेचर है, एक वेव नेचर है और एक क्या है, पार्टिकल नेचर है। समझ रहे हो। अब मान लो दो एटम को जब मैं पास ले जाऊंगा तो वेव मिलेंगी, बोलो हाँ या ना। जब दो एटम को पास ले जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर है तो वेव मिलेंगी। अब वेव दो तरीके से मिल सकती है, वेव का मिलन कहा जाएगा इंटरफेरेंस, ठीक है। अब ये दो तरीके से हो सकती है, या तो ये कंस्ट्रक्टिव हो, क्या हो, कंस्ट्रक्टिव, या फिर ये क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो, डिस्ट्रक्टिव। या तो ये कंस्ट्रक्टिव हो या फिर क्या, या ये क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या है। तो बेटा मान लो ये एटम ए की वेव ऐसे चल रही थी, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, और एटम बी की भी वेव कैसे चल रही थी, ऐसे ही चल रही थी, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं बात करूं दोनों सेम फेज में है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इसको हम क्या बोलेंगे, सेम फेज में होना। इसको हम क्या बोलेंगे, सेम फेज में होना। और लेटर डाउन द लाइन आपको जब वेव पढ़ाया जाएगा, वेव्स अभी 11 चैप्टर के अंदर, वेव मोशन, उसके अंदर बताएंगे सर अच्छी तरीके से। सुनना, डिस्ट्रक्टिव बोले तो ये लो वेव ऐसे चल रही है, मान लो ए की वेव ऐसे चल रही है और बी की वेव कैसे चल रही है, ऐसे चल रही है, अपोजिट फेज में चल रही है। समझ रहा हूं, अपोजिट फेज में चल रही है। तो डिस्ट्रक्टिव मतलब अपोजिट फेज में। अब जब ये वेव मिलेंगी तो आपको पता है इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा, बोलो बेटा, बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो जीरो नहीं होगा। तुमको कैसे कह सकते हो ये दोनों, इसका जितना एम्पलीट्यूड है उतना ही इसका भी है। अरे ये दोनों बराबर होंगे तब ना ये जीरो होगा भाई, ये नियरली जीरो होता है। केमिस्ट्री में जीरो या 100 जैसा कभी कुछ नहीं होता। तो यहां पे जो वेव मिली है यहां पे ये नियरली जीरो हो गई, और यहां पे एम्पलीट्यूड क्या कर गया, बढ़ गया। एम्पलीट्यूड बढ़ा मतलब एनर्जी कम हो गई, बोलो हाँ या ना। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना, यानी कि कंस्ट्रक्टिव से अगर मान लो मैंने कहा एम्पलीट्यूड बढ़ा एनर्जी घटा, तो कौन से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इससे बना, कंस्ट्रक्टिव से, और एक किससे बना, डिस्ट्रक्टिव से। अब कंस्ट्रक्टिव से जो बनता है वो कौन बनेगा, तुम खुद सोच के बताओ। तो सर कंस्ट्रक्टिव से बीएमओ बनता है, और डिस्ट्रक्टिव से कौन सा बनेगा, एबीएमओ। यानी कि अब एनर्जी का ऑर्डर अगर मैं तुमसे पूछूं, एनर्जी ऑर्डर, एनर्जी ऑर्डर, तो एक बात तो, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, तो सर एनर्जी सबसे ज्यादा दिख रही है एबीएमओ की। देन किसकी दिख रही है, देन एओ की दिख रही है। देन किसकी दिख रही है, बीएमओ की दिख रही है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछ लिया जाए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबिलिटी, एक बात बताओ, एनर्जी जिसकी हाई उसकी स्टेबिलिटी कम, तो जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी हाई। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, बीएमओ। देन कौन सा होगा, एओ। देन कौन सा होगा, एबीएमओ। बस यही बात है। सवाल कहां कहां से पूछा जाता है, सवाल कैसा कैसा आपसे पूछा जाएगा, वो बातें भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट से नोट कीजिए। चलिए बेटा, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। यहां पे देखो, मान लो जैसे ये कार्बन है, कार्बन 6 किसके साथ कंबाइन कर रहा है, कार्बन 6 के साथ। लेट सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस है क्या बनेंगे, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। एक को कहा जाएगा बीएमओ और एक को क्या कहा जाएगा, एबीएमओ। क्या कहा जाएगा, एबीएमओ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड।
अगर मैं तुमसे बात करता हूं बेटा, तो जैसे कि अगर इसका कन्फ्यूग्रेशन हम देखें तो इसका क्या हो जाएगा 1s 2s 2p, यही इलेक्ट्रॉन रहता है 1s2 2s2 2p 2 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैं हाल फिलहाल के लिए हटा देता हूं। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल है 1s 2s 2p, इसके अंदर भी अगर हम बात करें 1s 2s 2p। अब p के अंदर क्या होता है बेटा, 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है px, एक है py और एक कौन सा है pz। तो ये भी इसके अंदर भी क्या होगा, ये भी px, एक होगा py और एक होगा pz। समझ रहे हो? अब समझो, जब 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, 1s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 1s क्या है, 1-1 लोबिक इंटरेक्शन सिग्मा, और साथ में क्या बनेगा, सिग्मा स्टार भी बनेगा, क्योंकि मैंने बोला क्या, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो एक तो बीएमओ बनता है, दैट इज सिग्मा, तो एक बीएमओ भी बनेगा, दैट इज सिग्मा स्टार। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहां पे अगर मैं तुमसे बात करता हूं, जब 2s कंबाइन करेंगे बेटा तो भी क्या बनेगा, तो भी सिग्मा बनेगा। ऑब्वियस है दोनों के दोनों 1-1 लोबिक इंटरेक्शन है, फिर क्या बनेगा, सिग्मा स्टार। अब अगर मैं बात करूं px py और pz में, समझने की कोशिश करना, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस जनरली z मान के चलते हैं। तो यहां पे देखो, यहां पे जैसे मैंने तुमसे बात की, ये क्या हो गया आपका px py pz, देखो यहां पे, देखो यहां पे ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया z, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y और ये क्या हो गया z। अब जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करना तरीके से, कि अगर मान लो z के साथ कंबाइन कर रहा है, ऊपर वाली ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही है, फीलिंग गुड नहीं आ रहा है, चलो मैं इसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूं। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है, ये x है, ये y है और ये z है। मान लो z जो है z के साथ अगर टकराएगा बेटा, z जो है अगर वो z के साथ टकराएगा, लेट सपोज z जो है z के साथ टकराया, तो यहां पे कितने लोबिक इंटरेक्शन हुआ है, तो सर यहां पे जो लोबिक इंटरेक्शन हुआ है दैट इज कितने लोबिक इंटरेक्शन हुआ है, बोलो बेटा कितने लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर मैं तुमसे बात करूं कि सर यहां पे जो लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है वो 1-1 लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है, अगर ये 1-1 लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है यानी कि ये क्या बना लेंगे, सिग्मा बना लेंगे, है ना, समझने की कोशिश करना, ये क्या बना लेंगे, सिग्मा। वहीं अगर मैं तुमसे बात करूं कि एक बात बताओ, जब x और x मिलेंगे, कलर चेंज करना पड़ेगा, जब x और x मिलेंगे तब बताओ क्या हो रहा है, तो तुम कहोगे सर यहां पे जब x और x मिलेंगे, जब x और x मिलेंगे तो एक्चुअल में यहां पे अगर हम बात करें तो 2-2 लोबिक इंटरेक्शन हो रहा है। कैसे सर, ये देखो बेटा, यहां पे देखो, ये ढंग से देखो, यहां पे यहां पे 2-2 लोबिक इंटरेक्शन, यानी कि px px के मिलने से क्या बनेगा बेटा, तो px px मिलेगा सर z एक्सिस पे, तो ऑब्वियस है क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें pz pz मिलेंगे कौन सी एक्सिस पे, z एक्सिस पे, तो सिग्मा बनाएंगे। और y और y का मिलन कराओ जब तुम, तो ये भी 2-2 लोबिक इंटरेक्ट करेंगे, ऊपर वाला लोब नीचे वाला लोब, यानी py को py के साथ z एक्सिस पे ये भी क्या बनाएगा, पाई बनाएगा। समझ में मेरी बात आई। अब देखो होता क्या है, एक चीज याद रखना, अप टू N2 sp मिक्सिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, sp मिक्सिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, sp मिक्सिंग हो जाती है, sp मिक्सिंग हो जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं बियॉन्ड N2 sp मिक्सिंग नहीं हो पाती। अगर यहां पे अप टू N2 sp मिक्सिंग हो जाती है तो यहां पे आप मुझे सोच के बताइए, अप टू N2 sp मिक्सिंग हो जाती है तो sp मिक्सिंग होने की वजह से क्या होता है, तो यहां पाई बॉन्ड पहले बनता है, याद रखिएगा क्या, यहां पाई बॉन्ड पहले बनता है, यहां पाई बॉन्ड पहले बनता है, यहां पाई बॉन्ड पहले बनता है, यहां पाई बॉन्ड पहले बनता है। अगर sp मिक्सिंग नहीं हो पाती तो यहां पे सिग्मा बॉन्ड पहले बनता है, सिग्मा p जो है, ये ऐसे याद रखना, p यहां पाई बॉन्ड पहले बनाता है, और यहां p जो है, p यहां सिग्मा बॉन्ड
पहले बनाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? बनाता है, ठीक है। बस इन्हीं के बेसिस पे दो सीक्वेंस डिसाइड हो गए। कैसे? यहां पे देखो सिग्मा, सिग्मा स्टार, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पीजेड से क्या बनेगा? सिग्मा, और पीएक्स और पीवाई से क्या बनेगा बेटा? तो इनसे बनेगा पाई। समझ रहा हूं मेरी बात को? जेड एक्सिस अगर हम लेके चले तो, और जनरली केमिस्ट्री में किताबों के अंदर और साइंटिस्ट वगैरह भी क्या मान के चलते हैं? जेड एक्सिस मान के चलते हैं। तो ये जरा गौर से देखो, तो एक से सिग्मा बन जाएगा तो क्या बनेगा? सिग्मा स्टार भी बनेगा, और बाकी दो से क्या बनेगा? तो पाई बनेगा, पाई बनेगा, और यहां पे पाई स्टार भी बनेगा, पाई स्टार भी बनेगा। बस इसी पे एक सीक्वेंस आ गया। एक सीक्वेंस क्या आया वो देखो यहां पे, अप टू N2 के लिए आया सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद से क्या आया? मैंने बोला अप टू N2, N2 पहले क्या होगा? पाई पहले बनता है, पी पाई पहले बनाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? पाई टू पी एक्स, क्योंकि पी एक्स क्या बना रहा है? पाई, और वाई भी क्या बना रहा है? पाई टू पी वाई। और इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, एनर्जी बराबर होती है, एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। एक इलेक्ट्रॉन यहां डालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां डालना है। मान लो दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों जगह जाएंगे, एक पहले यहां भरो, फिर एक यहां, फिर एक यहां भरो, फिर एक यहां। समझ रहे हो मेरी बात को? तो एनर्जी बराबर होने के कारण, बराबर होने के कारण ये जो है ये डीजेनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा? सिग्मा टू पी जेड। तो ये देखो यहां पे जरा गौर से समझने की कोशिश करो। यहां पे अब देखो ये पाई क्या बनेगा? तो अब क्या बनेगा? पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। ये होता है अप टू N2 का सीक्वेंस। किसका होता है? अप टू N2, यानी कि यहां पे sp मिक्सिंग हुई है, sp मिक्सिंग हुई है, ठीक है। अब बियॉन्ड N2 की हम बात करते हैं, तो बियॉन्ड N2 के बारे में देखना बेटा। यहां पे देखो बियॉन्ड N2 की अगर हम बात करें तो क्या होगा? विदाउट sp मिक्सिंग। क्या होगा? विदाउट sp मिक्सिंग। यहां पे sp मिक्सिंग नहीं हुई है बेटा, तो अगर नहीं हुई है तो कुछ नहीं करना है, बस सिग्मा, अगर तुमसे हम बात करें ना एक चीज, सिग्मा टू पी जेड को मैंने क्या बोला? पहले सिग्मा बनता है, इनसे पहले लाके रख दो, तुरंत खत्म। कुछ नहीं करना है सीक्वेंस के अंदर। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। तुमने कह दिया। अब सुनो, मैं तुमसे कह कुछ नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब बियॉन्ड N2 जाओगे तुम तो सिग्मा पहले बनता है, यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा टू पी जेड अब आएगा। क्या आएगा? सिग्मा टू पी जेड, यानी कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। देखो यहां तक कोई चेंज नहीं है, यहां तक कोई चेंज नहीं है। अब मैंने कहा ना डब्बे के अंदर बस चेंज होगा, डब्बे के अंदर चेंज भी क्या होगा? यहां आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड, अब भरा जाएगा पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई। इन दोनों की एनर्जी क्या होती है? बराबर होती है। सर एंटी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं करना है, कोई चेंज नहीं करना है। यहां क्या बनेगा? पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, एनर्जी क्या होगी? बराबर, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सिग्मा स्टार टू पी जेड। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कम नहीं होती है, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? 1s मिलकर क्या बनाएंगे? सिग्मा, यानी सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, 2s मिलकर क्या बनाएंगे? मैंने बोला ना 20 मॉलिक्यूल्स तक ही एप्लीकेबल है, तो देखो यहां पे 20 इलेक्ट्रॉन तक ही, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, और पी के अंदर मैक्सिमम कितने आते हैं? 6, 6 2 8 2 10, और यहां पे 10 20 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा सीक्वेंस जाएगा ही नहीं। तो एस और एस मिलके क्या बनाएंगे? सिग्मा। तो एक अगर बीएमओ बनेगा दूसरा एबीएमओ बनेगा, 2s मिलके क्या बनाएंगे? फिर सिग्मा बनाएंगे, तो एक अगर बीएमओ बनेगा दूसरा एबीएमओ बनेगा। अब पी मिलके क्या बनाएंगे? पी मिलके सिग्मा भी बनाएंगे, पाई भी बनाएंगे, तो सिग्मा स्टार भी बनेगा, पाई स्टार भी बनेगा। कितने ऑर्बिटल है? 3 ऑर्बिटल है, तो यानी कि 3 नए अगर बीएमओ बनेंगे, 3 अगर एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो 3 नए बीएमओ भी बनेंगे और 3 नए एबीएमओ भी बनेंगे। बीएमओ वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है बेटा? एनर्जी जिनकी क्या होती है? कम होती है। और एबीएमओ वो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यानी कि अगर मैं तुमसे बात करूं सीक्वेंस में, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब सुनो, N2 में क्या होता है? N2 में पाई पहले बनता है, N2 में पाई पहले बनता है, पहले बनता है, पहले बनता है, ठीक है। तो N2 में पाई पहले बनता है, N2 में पाई पहले बनता है, समझने की कोशिश करना। N2 में पाई पहले बनता है, और वहीं अगर मैं बात करूं N2 के बाद सिग्मा पहले बनता है।
क्योंकि वहां पे क्या नहीं हो पाई है, sp मिक्सिंग नहीं हो पाई, और यहां पे sp मिक्सिंग हो जाती है। अब जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, यहां पे जरा गौर से सुनना तरीके से, कि अगर मान लो तुमसे बोला जाए कि वीवीटी ने क्या बोला था, पहले सिग्मा बनता है और फिर पाई बनता है। एमओटी ने क्या बोला, ऐसा जरूरी नहीं है, पहले पाई भी बन सकता है बाद में सिग्मा बने, जरूरी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पहले क्या बने, पाई बने, बाद में क्या बने, सिग्मा बने। और वीवीटी ने क्या बोला, नहीं पहले सिग्मा ही बनेगी फिर पाई बनेगी। एमओटी ने कहा नहीं भाई गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो, सरासर गलत कह रहे हो। इसके अलावा एमओटी ने हमें मैग्नेटिक नेचर के बारे में निकालना सिखाया कि किसी का भी हम मैग्नेटिक नेचर कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहली चीज तो आपको अगर ये सीक्वेंस याद है, बस ये सीक्वेंस अगर आपको आता है तो आपसे कोई सवाल गलत होगा ही नहीं। यही सीक्वेंस रामबाण है, ये सीक्वेंस वो हथियार है जिसके जरिए कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता एमओटी का। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार एस, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद से अगर हम बात करें पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड। ठीक है, अब सुनो जरा गौर से, ये जो स्टार वाले होते हैं ये क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग, और जो ये नॉर्मल वाले होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। अब देखो एक तरीका बताता हूं तुम्हें, पहली चीज तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका। तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है बीएमओ माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बीएमओ में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एबीएमओ डिवाइडेड बाई 2 कर दो, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बात बताओ, अगर हमें N2 का सीक्वेंस लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो N2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, दूसरे N2 के अंदर 7, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14, कितने हो गए, 7 + 7 कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन। चलो इनके लिए सीक्वेंस लिखते हैं, तो इनके लिए मैं सीक्वेंस लिखूंगा तो क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा। कैसे सर, बीएमओ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 0। यानी कि अगर इसका अगर मैं बात करूं N2 के लिए, N2 के लिए N का कंफिगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p3 है। समझने की कोशिश करना, पहला वाला इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, इनर्शियल का इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बना और बॉन्ड क्या कर गया, तुरंत टूट गया। समझ रहे हो, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एबीएमओ में कितने, 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया, बॉन्ड ऑर्डर 1 आया। आओ अगला, आओ सुनो यहां पे, सिग्मा 2s2, ये सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा। इसके बाद कहां जाएगा, तो पाई, N2 में पाई पहले बनता है, तो याद रखना sp मिक्सिंग की वजह से, तो यहां क्या हो जाएगा, पाई 2px1 और ये क्या हो गया, पाई 2py1। ठीक है, एनर्जी दोनों की बराबर है इसलिए। अब देखो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। फिर एक और यहां पे भेजो, यहां पे भी एक भेजो। तो अब जरा गौर से देखना, N2 में पहले क्या फिलिंग की जा रही है, बोलो बोलो बोलो, N2 में पाई पहले भरा जा रहा है। उसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, अभी भी कितने बचे हुए हैं, सिग्मा 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz2 हो गया। अब देखो जरा गौर से यहां पे तरीके से, इसके एंटी बॉन्डिंग में अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। यानी N2 के अंदर पहले दोनों ये तो बने टूटे, बने टूटे, ये बने अभी टूटे नहीं है। यानी कि पहला पाई बना नाइट्रोजन के साथ, फिर दूसरा भी क्या बना, पाई बना, और तीसरा क्या बना, सिग्मा। तो N2 में पाई पहले बनता है और सिग्मा बाद में बनता है। N2 में पाई पहले बनता है और सिग्मा बाद में बनता है। N2 में पाई पहले बनता है और सिग्मा बाद में बनता है, याद रखना। अब देखो वीवीटी क्या कह रही थी कि पहले सिग्मा बनता है, एमओटी ने क्या बोला, नहीं पाई भी बन सकता है पहले। आओ ऐसे ही अगर मैं बियॉन्ड N2 की बात करूं, फॉर एग्जांपल O2 का एग्जांपल लेता हूं। O2 का मतलब 2 O प्लस O, एक O के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, दूसरे के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 16। अब जरा गौर से देखना, इसमें सीक्वेंस अलग होगा, क्या होगा, सिग्मा 2pz को पहले भरा जाएगा। तो पहले देख लो यहां पे देखो, सिग्मा 1s2, इसका कंफिगरेशन लिख लेते हैं, 1s2 2s2 2p4 है ना। ये देखो यहां पे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 बना टूटा, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 बना टूटा। इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इस बार पाई में पहले इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, क्योंकि यहां पे sp मिक्सिंग नहीं हो पाती, यहां पहले सिग्मा में भरा जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिग्मा 2pz2 हो गया, पक्की बात है। अंदर वाले तो जितने बने उतने टूटे, बने टूटे, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर देख लो, बीएमओ में 2 एबीएमओ में 2 खत्म, बीएमओ में 2 एबीएमओ में 2 खत्म, खल्लास, बॉन्ड बना टूटा, बॉन्ड बना टूटा। अब इसके बाद क्या हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, यहां तक तो हमें पक्का हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन यहां तक भरे जाते हैं एकदम। अब आज के बाद से डायरेक्ट 8 इलेक्ट्रॉन लिख ही लेना, ठीक है। आ गया सिग्मा 2pz 2 10 हो गया। अब पाई 2px1 पाई 2py1 बना, यहां पे अंदर कर देता हूं इसको मैं थोड़ा सा और,
ये क्या हो गया, पाई 2p x1 पाई 2p y1। देखो यहां पे पाई 2p x1 पाई 2p y1 कितने हो गए, 8 2 10 2 12, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, यहां पे 2 2 कर दिया, तो अब ये कितने हो गए, 14 हो गए। यहां तक N2 का तो कंफर्म हो गया। देखो N2 में भी 14 थे, यहां तक फिलिंग हुई थी। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सोच के मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 16 है, मतलब आगे अभी जाने की जरूरत है। आगे कहां जाओगे, तो पाई स्टार 2px1 में अगर मैं बात करूं 2px, और यहां पे क्या हो गया, 1 हो गया, और यहां पे क्या हो गया, तो ये हो गया पाई स्टार 2py1 हो गया। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में भेज दिए तुमने, एक एक इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहां पे तरीके से समझो, बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, 2 4 6, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, 6। एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, तो 1 और 1 नजर आ रहे हैं, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 2। यानी ओ जो है वो 2 बॉन्ड बनाएगा, और 2 बॉन्ड में पहले वो क्या बना रहा है, सिग्मा बना रहा है, पहला बॉन्ड वो सिग्मा बना रहा है, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा बना रहा है। दूसरा बॉन्ड वो क्या बना रहा है, तो दूसरा बॉन्ड क्या बना रहा है, पाई बना रहा है। दूसरा बॉन्ड पहला बना रहा है सिग्मा, दूसरा क्या बना रहा है, पाई बना रहा है। तो ये सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर ये सीक्वेंस आपको आता है तो आपसे सवाल गलत नहीं होगा, अगर ये सीक्वेंस नहीं आता है तो समस्या ही समस्या है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं, फटाफट से इसका देख लीजिए। चलिए नोट कर लिया, आगे चलते हैं। नाउ मैग्नेटिक कैरेक्टर बॉन्ड ऑर्डर, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना है, तो इसके लिए मैं तुम्हें पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। यहां पे जरा गौर से देखो, समझो। मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने के लिए हमेशा याद रखना, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने के लिए, मैग्नेटिक कैरेक्टर अगर आपको निकालना है तो कैसे क्या याद रखोगे, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने के लिए आपको यह देखना है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर या इवन नंबर। अगर इवन है तो इवन में याद रखोगे B2 हुआ, O2 हुआ, S2 हुआ, बोले तो बॉस, बोले तो बॉस। ठीक है, ये क्या हुआ, बॉस। ठीक है, B2 हुआ, O2 हुआ, S2 हुआ, ये कैसे होते हैं हमेशा याद रखना। अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डायामैग्नेटिक। लेकिन रेस्ट जितने होंगे वो सब डायामैग्नेटिक होंगे एक्सेप्ट B2, O2 और S2 को छोड़ के। अभी बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। B2, O2 और S2 जो होते हैं ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखने के बावजूद भी ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। रेस्ट जितने होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, तो वो होते हैं डायामैग्नेटिक। पक्की बात है। वहीं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। हमेशा याद रखो, ऑलवेज क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब समझने की कोशिश करना। दूसरा पॉइंट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, डेट इज BMO माइनस ABMO डिवाइडेड बाई 2 कर दो। इसके अलावा कुछ कह लो कि मतलब डायरेक्ट निकालने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, 14 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर देखा गया है, डेट इज 3। अब 14 मान लो है, 14 से एक एक कम करते जाओ। ये मान लो यहां पे ले लिया तुमने 13, यहां पे ले लिया 15, यहां पे ले लिया 16, यहां पे ले लिया 12, यहां पे क्या ले लिया 17, यहां पे क्या ले लिया आपने, कितना, यहां पे ले लिया 11, यहां पे आपने ले लिया 18, और यहां पे कितना ले लिया 10। अब जरा गौर से समझो, यहां पे तरीके से ऊपर जाओ नीचे जाओ, एक एक कम कर दो। जैसे यहां 3 है तो ऊपर जाओ तो कितना हो जाएगा 2.5, और नीचे जाओ तो यहां पे भी कितना हो जाएगा 2.5। बस 0.5 कम करते जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ, कितना कम करो 0.5 कम करो, कितना कम करो 0.5 कम करो, 0.5 कम करोगे तो यहां कितना हो जाएगा 2, यहां पे कितना हो जाएगा 2। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ऊपर जाओ नीचे जाओ तो यहां पे कितना हो जाएगा 1.5, यहां पे क्या हो जाएगा 1.5। पक्की बात है। ऐसे ही ऊपर जाओ नीचे जाओ, बस बॉन्ड ऑर्डर कम करते जाओ। ऊपर गए तो यहां पे कितना हो गया, लेट सपोज यहां पे हो गया 1, और यहां पे भी कितना हो गया 1। ये डायरेक्ट तरीका है जिसके जरिए आप निकाल सकते हैं, ये वो तरीका है जिसके जरिए डायरेक्ट आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये तो मान लो एप्लीकेबल होगा कि B2 के ऊपर वाली स्पीसीज जो होंगी उनमें एप्लीकेबल होगा। B2 हुआ, C2 हुआ, N2 हुआ, O2 हुआ, वहां तो यहां ये सारे फैक्टर से आप बड़े आसानी से निकाल लोगे। लेकिन H2 दे दिया, H2 माइनस दे दिया, H2 प्लस दे दिया, Li दे दिया, Li प्लस 2 दे दिया, Li प्लस दे दिया, तो कैसे निकालेंगे सर। तो उसके लिए आपको आना चाहिए फॉर्मूला, डेट इज BO इज इक्वल टू BMO माइनस ABMO। नो डाउट सवाल जो पूछा जाएगा वो इन्हीं के ऊपर पूछा जाएगा, लेकिन आना अपने को दोनों चाहिए, क्योंकि सवाल वो भी पूछा जा सकता है। इनफैक्ट पूछा गया है JEE मेंस के पेपर के अंदर, कई बार आप उठा के देख सकते हैं।
आइए मुद्दे की बात पे आते हैं। याद रखना बेटा, जो बॉस होता है इसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ऑलवेज रिमेंबर बॉस, B2O2S2, 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 डायरेक्ट याद रखोगे। एंड दिस थ्योरी वाज मेनली गिवन टू प्रूव द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2। मैंने तो पहले ही कह दिया, O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को प्रूव करने के लिए ही MOT का जन्म हुआ था। अब आइए सवालों का सिलसिला चालू करते हैं। तो यहां पे देख लो पहले फटाफट, फिर हम सवाल करते हैं, फटाफट से इसको देख लेंगे। आइए, जैसे H2 है, H2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, तो एक H के अंदर एक, तो दो H के अंदर दो, तो इसके लिए फिलिंग करो, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s 0 हो जाएगा। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर निकालना है मुझे, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आया 1। यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। पक्की बात है। बॉन्ड ऑर्डर इधर मैं लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर 1। अब जरा गौर से समझना, स्टेबिलिटी का भी एक सवाल बनता है, खैर वो बताऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1 आ गया। अब तुम मुझे बताओ इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा होगा। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास पाए जा रहे हैं, कितने पाए जा रहे हैं बोलो जल्दी, 2 पाए जा रहे हैं। 2 कैसा नंबर है, इवन है। ये 2 कैसा नंबर है, इवन। तो इवन मैंने बोला कैसा होता है, डाया। कैसा होता है, डाया। यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 और ये क्या हो गया, डाया हो गया। H2+ के लिए, H2+ का मतलब इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं, 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब एक कम कर दो, यानी कि ये क्या बन गया, सिग्मा 1s1 बन गया। अब बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, 1 - 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 0.5। यानी कि अगर मैं बात करूं हाफ बॉन्ड ऑर्डर, क्या सर हाफ भी बॉन्ड ऑर्डर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, हाफ हो गया। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, ये डाया या पैरा, तो यहां पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, यहां पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरा। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, है ना। H2- की अगर हम बात करते हैं, अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होते क्या है सर, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, उसमें सब्सटेंस को रखा जाता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा, डेविएट करके ऐसे चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या फिर हो सकता है वो वहां से क्या हो जाए, उससे दूर जाए। तो अगर दूर जा रही है तो डाया, पास बुला रही है तो पैरा। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे ये समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इसके अंदर आपने एक सब्सटेंस को रखा, अब 2 रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक तो फील्ड लाइंस ऐसे जाने लगी, समझ रहे हो मेरी बात को, एक तो फील्ड लाइंस आपके ऐसे ऐसे जाने लगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे बोलो जल्दी, तो इसको हम बोलेंगे, ये दूर भगा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे, डाया। और अगर मैं बात करूं कि ये जो है ये पास बुला रहा है, क्या कर रहा है, पास बुला रहा है, ये पास बुला रहा है, अपने पास बुला रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पैरा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर पास बुलाए तो पैरा, दूर भगाए तो डाया, पास बुलाए तो पैरा, दूर भगाए तो डाया। अब समझने की कोशिश करना है यहां पे, ये कैसा है, पैरामैग्नेटिक, ये कैसा है, डायमैग्नेटिक। H2- का केस ले लिया क्या, H2- मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया बोलो बेटा, तो आंसर आ गया हाफ। यानी सर इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, हाफ आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो कैसे हैं, ऑड या इवन, 3 कैसा नंबर है बेटा, 3 कैसा नंबर है, तो 3 एक ऑड नंबर है, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, पैरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अब इसके ऊपर दूसरा सवाल क्या बनेगा बेटा, दैट इज स्टेबिलिटी का सवाल बनेगा। क्या बनेगा, स्टेबिलिटी का सवाल बनेगा। अब स्टेबिलिटी का सवाल बनेगा तो बोला जाएगा H2+ और H2- में ज्यादा स्टेबल कौन है। तो हमेशा याद रखना, मैं पीछे वाले पेज पे यहां ऐड कर दे रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर पे एक और टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि बॉन्ड ऑर्डर, आप मुझे बताइए स्टेबिलिटी, तो आपको स्टेबिलिटी सीधे देखना है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो, जैसे कि यहां पे हो गया, ये इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ रहा है और इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ आ रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर हाफ अगर सेम हो जाए तो, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो, यहां पे लिख दे रहा हूं, सुनो सुनो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो जिसके एबीएमओ में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके एबीएमओ में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे, कम इलेक्ट्रॉन होंगे, वो ज्यादा स्टेबल होगा। कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। याद रखना, जिसके एबीएमओ में कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके स्टार में, सिग्मा स्टार में या पाई स्टार में
कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एबीएमओ की एनर्जी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है, और उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके एबीएमओ में ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे देखो, अगर तुम्हें H2 दे दिया, H2 प्लस दे दिया, H2 माइनस दे दिया, और बोलता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कंपेयर करो, तुमको पता है बेटा H2 के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन बीएमओ में है, हाँ या ना? एबीएमओ में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो जल्दी। सिग्मा स्टार 1s के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों के अंदर 0 0 है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है स्टार में। अब समझो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है H2 का, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यानी H2 इज मोर स्टेबल देन H2 प्लस एंड H2 माइनस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे? तो जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो कम स्टेबल होगा, जिसके एबीएमओ में कम इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि H2 माइनस इज H2 प्लस इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस। ऐसा ही सवाल इसके ऊपर पूछा जा सकता है। अब देखो यहां पे लिथियम का अगर मैं बात करूं, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, 2 लिथियम का मतलब 6, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 4, सिग्मा 2s मतलब बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब मैं वोकल कर रहा हूं, ठीक है, तुमको घर पे ट्राई करना। इधर देखो, इधर मैं कर ही देता हूं यार। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, बीएमओ में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 4, माइनस एबीएमओ में कितने हो गए, 2, ये एबीएमओ का डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया, 1 आ गया। Li2 प्लस का मतलब क्या हो गया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो Li2 प्लस का, तो सिग्मा 2s 1 हो गया, मतलब ये क्या हो गया, ये 4 नहीं, अब ये कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब 1/2, 1/2 हो गया या नहीं हो गया, 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1/2, 1/2 मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, हाफ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, हाफ बॉन्ड बना है, हाफ सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें हाफ सिग्मा बॉन्ड इसे ही कहेंगे। Li2 माइनस का मतलब क्या हो गया, तो Li2 माइनस का मतलब ये हो गया कि अब यहां पे एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s1, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया 2 2 4, 4 उसमें है, 4 किस में है, बोलो बेटा, 4 आपके बीएमओ में है, एबीएमओ में 2 माइनस 1 2 सॉरी 2 1 3 3 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, आंसर क्या आ गया, हाफ आ गया। मतलब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, हाफ हो गया। क्या हो गया, हाफ हो गया। अब देखो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है वो तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब जैसे लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के अंदर अगर आप देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, तो यहां टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, तो ये क्या होते हैं, ये बोलो बोलो ऑड या इवन, तो सर ये इवन है, यानी कि ये क्या है, डाया। अगर मैं बात करूं यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है Li2 प्लस के अंदर, तो यहां 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये कैसा है, पैरा। अगर मैं बात करूं Li2 माइनस के अंदर, मतलब यहां 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, बोलो जल्दी, पैरा। क्या है, पैरा। ये दोनों कैसे हो गए, पैरा हो गए। अब मुद्दे की बात क्या है, स्टेबिलिटी कंपेयर कीजिए, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका आ जा रहा है, Li2 का, तो Li2 इज मोर स्टेबल देन Li प्लस एंड Li2 प्लस एंड Li2 माइनस। अब देखो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। लास्ट में देखोगे तो यहां एबीएमओ में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाया जा रहा है और Li2 प्लस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कम पाया जा रहा है, यानी कि Li देन Li2 प्लस देन Li2 माइनस, ठीक है। ऐसे ही C2 माइनस, C2 प्लस, N2 N2 माइनस, इनका तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। कैसे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 दूना 12, 12 इलेक्ट्रॉन है। 12 इलेक्ट्रॉन बोले तो ये कैसा आ रहा है, बोलो जल्दी। 12 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर तुम डायरेक्ट निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, तो ये देखो 12 के लिए मैंने बता रखा है 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो गया, 2 बॉन्ड ऑर्डर हो गया। स्पीसीज डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो यहां पे आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाए, 12 का मतलब क्या हो गया, 12 का मतलब ये हो गया कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इवन बोले तो ये कैसा हो गया, डाया। C2 माइनस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 3 हो गया, चेक कर लेना। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका डाया हो जाएगा, ठीक है। C2 प्लस का मतलब क्या हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन हो गया। 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। 2.5 होने के साथ साथ ये कैसा है, पैरा है, ठीक है। अब स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो उसके लिए आपको सीक्वेंस में रख के इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और वो आप घर बैठ के करेंगे। आइए मुद्दे की बात पे मैं बता देता हूं। N2 का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डाया, ठीक है। N2 माइनस का मतलब क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यानी कि ये क्या हो गया, पैरा।
N2 प्लस का मतलब है 13 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया, और ये क्या हो गया, पैरा। O2 का अगर हम बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन होते ही अब तुमको देख के लगेगा, मन में लालच आएगा, मन में लड्डू फूटेगा कि मैं इसको डाया लिख देता हूं, लेकिन भाई डाया नहीं लिखना है। 16 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना, तो बॉन्ड ऑर्डर है 2, पहली चीज। डाया या पैरा तो याद रखना, ये 16 देख के लगेगा कि ये क्या है, ये आपका 16 देख के लगेगा आपको बार बार कि ये जो है ये डाया होना चाहिए, लेकिन बेटा ये पैरा होता है। O2 प्लस का मतलब क्या हो गया, तो O2 प्लस का मतलब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन घटा दो। O2 प्लस का मतलब हो गया 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2.5। और ये क्या होता है, बोलो जल्दी, ये क्या होता है अगर हम बात करें तो ये पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस का मतलब क्या है, तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो 17 इलेक्ट्रॉन जो है ये कितना हो गया, 17 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया ये 1.5। और ये कैसा हो गया, पैरा हो गया या डाया हो गया, तो जवाब ये है कि सर ये भी क्या हो गया, पैरा हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। O2 2 प्लस का मतलब क्या है, तो O2 2 प्लस का मतलब ये हो गया बेटा कि O2 2 प्लस 16 माइनस 2 कितना हो गया, 14, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहां पे अगर हम बात करें कि ये डाया है या पैरा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डाया हो जाएगा, ठीक है। O2 के लिए कहा गया है, ना कि O2 के सारे खानदान वालों के लिए, मतलब O2 प्लस, O2 माइनस, O2 प्लस 2, O2 माइनस 2, इनके लिए नहीं कहा गया है। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, अभी बताऊंगा क्यों होता है। O2 माइनस 2 के लिए अगर हम बात करें तो O2 माइनस 2 का मतलब कितना हो गया, यहां पे 16 2 18, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपका कितना आ जाएगा, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, डाया। B2 और C2 के बारे में थोड़ी सी चर्चा बनती है, पहले O2 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। O2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, O2 के बारे में अगर हम बात करते हैं, देखो 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, 16 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा स्टार 2s2, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद क्या होगा, सिग्मा 2p z2, उसके बाद पाई 2p x2, पाई 2p y2, और यहां पे क्या हो जाएगा, पाई स्टार, देखो यहां पे कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 के बाद पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y, और सिग्मा स्टार 2p z। तो यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1, और यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 1, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 1 15 1 16, 16 इलेक्ट्रॉन थे। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन क्या थे, अनपेयर्ड होने के कारण, क्या थे, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड, ठीक है। अनपेयर्ड होने के कारण यहां पे ये कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है, समझ रहा हूं, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। तो इसलिए ऑर्डर आना आपको बहुत जरूरी है बेटा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं B2 के अंदर, B2 के अंदर कहा जाता है, तो यहां पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब देखो ये बिफोर N2 आता है, N2 के पहले आता है, मतलब पाई स्टार कह रहा हूं, पाई 2px1 पाई 2py1, यही होगा क्योंकि दोनों की एनर्जी बराबर है, और सिग्मा 2pz 0 है, समझने की कोशिश करो। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। अब 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये लास्ट वाला जो है ये क्या है, अनपेयर्ड है, क्या है, अनपेयर्ड। अनपेयर्ड होने की वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, है ना। तो ये कुछ बातें होती हैं कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो अच्छा एक चीज और समझना, ये बॉन्ड बना, ये टूटा, बना टूटा, यहां पे जो बना वो क्या बना है, बोलो बोलो क्या बना है, एक ही। अगर मैं बात करूं इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, ये देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन टोटल बीएमओ में है। एबीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना है, 1, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है बेटा, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है मतलब B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड होता है, वो भी पाई होता है, वो भी पाई बॉन्ड होता है, वो भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है, वो भी क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। समझ रहे हो मेरी बात को। B2 के अंदर एक ही बॉन्ड होता है, वो भी पाई बॉन्ड होता है। ऐसे ही आगे अगर हम बात करें तो B2 के बारे में स्पेशल केस याद रखिएगा। मैंने जो भी सवाल यहां लिखे हैं बेटा, सवाल इन्हीं में से कुछ आना है। C2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। C2 के बारे में अगर हम बात करें तो C2 क्या बनेगा, यहां पे देखो C2 के बारे में,
C2 का एटॉमिक नंबर है 6, तो 2 मिले तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद क्या बना? पाई टू पी एक्स, सॉरी, हाँ N2 के पहले तो पाई ही बनता है ना पहले, तो यहाँ पे क्या हो गया? पाई टू पी वाई, एनर्जी बराबर है, और लास्ट में क्या हो गया? सिग्मा टू पी जेड। बाद में क्या आ जाएगा? तो बाद में क्या आ जाएगा? पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई, सिग्मा स्टार टू पी जेड हो जाएगा। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी। 2 2 2 2 2 2 2 4 2 6 2 8, 1 9 1 10 1 11 1 12। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब देखो ये बना, ये टूटा, बना टूटा। लास्ट में तुम देखोगे बेटा, तो अगर मैं C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट? 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस 2 2 4, 4 कर दिया, डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आया? 2। मतलब C2 के अंदर 2 ही बॉन्ड है, एंड C2 कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड। ओनली पाई बॉन्ड, ओनली क्या है? ये पाई बॉन्ड है। C2 के अंदर 2 बॉन्ड है, C2 के अंदर 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, ओनली पाई बॉन्ड है। सवाल और क्या आता है? सवाल और क्या आता है? सुनो बेटा, सवाल और क्या आता है आपका? अरे स्लाइड ही खत्म हो गई, चलो एक ऐड कर लेते हैं। सवाल और क्या आता है कि बेटा आपको दे दिया गया, मान लो O2, फिर दे दिया गया O2 प्लस, फिर दे दिया गया O2 माइनस, फिर दे दिया गया O2 माइनस 2, और ये क्या हो गया? O2 प्लस 2। अब इनमें बोल दिया स्टेबिलिटी कंपेयर करो। क्या कंपेयर करो? स्टेबिलिटी। क्या कंपेयर करो? स्टेबिलिटी। देखो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 16 इलेक्ट्रॉन। और 16 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, पाई स्टार कह रहा हूं, पाई 2px2, पाई 2py2। 2 2 4 2 6 2 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाली कहानी तो यही समाप्त कर देते हैं। 8 2 10 2 12 2 14, यहां तक तो आएगा ही आएगा। लास्ट में देखो, अब सबके अंदर देखते हैं, तो यहां पे देखो, यहां 14 इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर ये हो गए। यहां पे कितना है? 16 है। यहां पे कितना है? बोलो जल्दी। 15 है। यहां पे 14 है। यहां पे कितना है? 17 है। यहां पे 18 है। अब यहीं पे हमें आगे बढ़ते जाना है। देखो जरा गौर से, अगर यहां तक का सीक्वेंस आ रहा है, यानी कि ये किसका सीक्वेंस है? O2 का सीक्वेंस है। अब O2 के अंदर देख लो कितने हैं, तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। कितना आएगा? 3। कैसे? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 बीएमओ में इलेक्ट्रॉन है, माइनस 2 2 4, 4 एबीएमओ में है, डिवाइडेड बाई 2। आंसर कितना आ गया? 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाता है उसका। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कितना आ जाएगा? तो 15 वाले का हो जाता है 2.5। ऑक्सीजन का कितना हो जाता है? तो इसका ऑक्सीजन का हो जाएगा 2। इसका कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका 1.5, और इसका जब देखोगे तो इसका कितना हो जाएगा? 1। यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा O2 प्लस 2 स्टेबल, देन O2 प्लस, देन O2, देन क्या हो जाएगा? O2 माइनस, देन O2 माइनस 2। ठीक है, ये तो बात हो गई O2 वाले में। दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डेट इज N2 प्लस N2, N2 माइनस, N2 माइनस 2। वैसे तो क्रिएट कैसे करेंगे? ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो ये रहा N2 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 प्लस N2 माइनस। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी। यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? बोलो जल्दी। तो यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5, यानी N2 इज मोर स्टेबल देन समवॉट N2 प्लस और N2 माइनस। नाउ अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले क्या करेगा? अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे है, और जिसके अंदर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो यहां पे सीक्वेंस लिखना पड़ेगा तुम्हें। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, बना टूटा, बना टूटा, यानी कि ये खल्लास। उसके बाद सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, बना खल्लास। इसके बाद क्या बनेगा? अब N2 में पाई पहले बनता है, तो ये क्या हो जाएगा? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, है ना? तो इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ये आया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। ये तो N2 है। N2 प्लस का मतलब क्या है? तो N2 प्लस का मतलब, अगर मैं तुमसे बात करता हूं, N2 प्लस का मतलब है पाई, यहां पे देखो 2pz1। ठीक है, एबीएमओ में इसके कितने इलेक्ट्रॉन अभी दिख रहे हैं? 2 और 2 4।
N2 माइनस का मतलब क्या है? N2 माइनस का मतलब हो जाएगा बेटा, N2 माइनस का मतलब हो जाएगा ये 2pz2 तो है ही है, 15 इलेक्ट्रॉन भरने हैं ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में है ही है। साथ में अगला कहां जाएगा? पाई स्टार 2px1। एबीएमओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां पे आ रहे हैं? तो ये देखो यहां पे क्या आ रहे हैं? ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? एबीएमओ में। तो एबीएमओ में अगर एंटर कर रहा है मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? N2, देन N2 प्लस, देन क्या हो जाएगा? N2 माइनस। ठीक है, ऐसे ही आप लिथियम वगैरह के लिए कर सकते हैं। तो ये जो चीजें थी ये क्वेश्चंस थे। अच्छा, और कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं, क्वेश्चन आ गया कि O2 और O में, ठीक है, O2 और O में अगर देखा जाए तो ये बताइए मुझे, O2 और O में आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर बताइए। अब आप समझिए, O2 के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? तो आप कैलकुलेट करके देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन एबीएमओ। किसमें है? एबीएमओ में है। ठीक है, और यहां पे कहां पे है? ऑक्सीजन चूंकि एक एटॉमिक फॉर्म है और मॉलिक्यूलर फॉर्म को कंपेयर कर रहे हैं, तो एटॉमिक फॉर्म में अगर आप देखोगे तो यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। कहां होगा बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल में। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल में होगा। और अगर चूंकि वो एटॉमिक ऑर्बिटल में है तो एक बात तो, इलेक्ट्रॉन निकालना कहां से मुश्किल, तो यहां से एबीएमओ की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। और अगर मैं बात करूं एओ की स्टेबिलिटी क्या होती है? तो ज्यादा होती है। स्टेबिलिटी इसकी क्या होती है? ज्यादा। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, स्टेबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना, ये मुझे बताओ, स्टेबिलिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, और यहां से मुश्किल। समझ रहे हो? यहां से मुश्किल। तो बताओ आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका होगा? एटॉमिक वाले का या फिर मॉलिक्यूलर वाले का? तो जवाब है सर एटॉमिक वाले का। अगर ऐसे ही सवाल दूसरा पूछ लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, N2 दे दिया जाए और N दे दिया जाए, तो N में कहां प्रेजेंट होगा? AO में। N2 में कहां प्रेजेंट होगा? BMO में। BMO की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। और N की AO की स्टेबिलिटी क्या होती है? कम होती है। तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल नहीं, मुश्किल वफा। यहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, तो इलेक्ट्रॉन निकालना अगर आसान है तो बताओ इस बार आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा? आईपी का। समझ रहे हो? तो वीवीटी क्या कह रही थी? वीवीटी ने ये नहीं बताया कि मॉलिक्यूल्स और एटम का भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एमओटी ने बताया उस बात को। ठीक है, तो यहां पे जरा गौर से यहां पे समझने की कोशिश करो। वीवीटी ने ये बोला मॉलिक्यूलर वालों की कहा जाता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होते हैं कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात यहां तो वैलिड थी, यहां जाके फिर फेल हो गए, फिर फैल गए, इसीलिए हमें एमओटी को लाना पड़ा। अगली बात जो आप याद रखेंगे, डेट इज B2 में एक ही पाई बॉन्ड, वो भी पाई। अगली बात अगर हम करें C2 में 2 ही पाई बॉन्ड, वो भी पाई। क्या होते हैं? पाई होते हैं। N2 में पहले पाई बनता है, याद रखना, N2 में पहले पाई बनता है। O2 में पहले सिग्मा बनता है, सिग्मा बनता है। अगली बात, एक और क्वेश्चन करा देता हूं जो पूछा जा सकता है, B2 और O2 में, B2 और C2 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किस में ज्यादा होगा? तो ऑब्वियस है सर C2 में ज्यादा होता है, B2 में कम होता है। B2 में एक ही बॉन्ड, वो भी पाई। C2 में 2 बॉन्ड, वो दोनों पाई। C2 और N2 में ज्यादा किस में होता है? दोनों में बराबर होता है। पाई बॉन्ड तो बराबर होंगे भैया। C2 और N2 में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ लिया जाए तो दोनों में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला सवाल, C2 में, N2 में, O2 में, तो O2 में 1 पाई होता है और N2 और C2 में कितने होते हैं? 2 पाई होते हैं। याद रखना, इनमें 2 पाई होते हैं और इसमें क्या होता है? 1 ही पाई होता है। समझ रहे हो? तो ये सवाल अगर आप कर लेते हैं इतना, यकीन मानिए दोस्त, आपको इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जा सकता। इसी के साथ केमिकल बॉन्डिंग जैसे खूबसूरत सफर पे कुछ बातों के साथ
विदाई लेना चाहेंगे। स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। बेटा मिलते हैं किसी नए अध्याय के साथ। आशा है इस निर्जीव कैमरे के पीछे जो सजीव दिलों की धड़कनें सुन रही थी, वो कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे सफर कैसा रहा। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।